हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आपकी? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी चल रही है? मस्त चल रही है। चलो जी, आज ग्रुप 2 का एक नया सब्जेक्ट शुरू करना है और हमारे इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो जी, आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लो जी, तो भी आज एक प्यारा सा नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं और सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई ग्रुप 1 की बात करें या सी इंटर की बात करें तो सी इंटर को दो भागों में डिवाइड जो है किया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े। कौन कौन से? एक आपका है अकाउंट्स या मैं कहूँगा एडवांस अकाउंटिंग। तो भाई अकाउंट्स को अच्छे लेवल पर आपने जो है पढ़ना है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है आपका? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो भाई कंपनीज एक्ट के बारे में डिटेल में जो है आप पढ़ेंगे और कुछ और भी कानून जो है आप पढ़ते हैं। फिर ग्रुप 1 का तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? टैक्सेशन। टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपको जो है आपको सारा पढ़ना है। ठीक है। ग्रुप 2 की अगर बात करें तो ग्रुप 2 अब अगर आपको बिजनेस करने का मन हो, देखो ग्रुप 1 के अंदर तो क्या है, आप अकाउंट कंसल्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, आप जो है भी अकाउंट्स में कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप लॉ की बात करें, लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं। टैक्स की बात करें, टैक्स निकालना आपको आ गया, टैक्स कंसल्टेंट जो है बन सकते हैं। पर ग्रुप 2 एक सोच अलग जो है चल रही है। ग्रुप 2 की अगर बात करें तो ये आपका मेन मैं कहूँगा एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया जो है अब आपको देने की कोशिश जो है करी है। तो ग्रुप 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट की अगर बात करें, पहला सब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको स्टार्टअप नाम सुना होगा तो भाई अगर आपको स्टार्टअप शुरू करने हैं, अगर आपको बिजनेस जो है करना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर अगर बनने का मन है, उसके लिए मैं कहूँगा ग्रुप 2 आपके लिए है। क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर पहला सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। अगर आपको सर्विसेज देनी है, कॉस्ट आपको पता जो है होनी चाहिए। और कॉस्ट के साथ साथ क्या, उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट आपके सामने जो है आ रहा है। तो जिनका मन है कुछ बिजनेस करने का, उनके लिए मैं कहूँगा ग्रुप 2 पूरा जो है आ रहा है, जिसमें पहला सब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि अगर आपको कुछ भी, आपको चाहे मैन्युफैक्चरर बनना है, ट्रेडर बनना है, सर्विस प्रोवाइडर बनना है, तो एक एक चीज़ को समझेंगे, आखिर कॉस्ट कैसे कैसे निकालते हैं और कॉस्ट को कैसे कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें जो है हमें समझनी है। ठीक है। फिर एक सब्जेक्ट आपका क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो भाई अगर बिजनेस करना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। अगर बिजनेस करना है तो मुझे फाइनेंस जो है चाहिए। और फाइनेंस की बात करें, दो चीज़ें, मुझे आपका फाइनेंस रेज भी करना है और बाद में अगर सरप्लस है तो मुझे इन्वेस्ट भी जो है करना है। प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें, तो उसके लिए पूरा एक सब्जेक्ट आपका आ रहा है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैंने कहा ये ग्रुप 2 तो प्योरली आपके बहुत अच्छे स्टार्टअप्स की बात जो है इस पर जो है चलता है। तो स्टार्टअप्स अगर करने हैं, बिजनेस करने का मन है, एक तो कॉस्ट कैसे निकाली जाती है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और कॉस्ट निकालने के साथ साथ अब आपको पैसा अगर प्रोक्योर करना है तो शेयर्स इशू करें, डिबेंचर्स इशू करें, पब्लिक डिपॉजिट इशू आपने जो है वहाँ से लोन लें, हम स्मॉल बैंक से लोन लें, बड़े बैंक से लोन लें, शेयर्स भी करना है, इक्विटी शेयर्स करना है कि प्रेफरेंस शेयर्स करना है, सब चीज़ों की बात करेंगे। लॉ में आपने लीगल एस्पेक्ट पढ़ा होगा, कंपनी क्या क्या कर सकती है। पर अब मेरे को कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, इक्विटी शेयर इशू करूं या प्रेफरेंस शेयर्स करूं, प्रेफरेंस शेयर्स करूं या डिबेंचर करूं, कौन सा कैसे करना है, वो सारी चर्चा एफएम में जो है होगी। और बाद में अगर प्रॉफिट कमा लिया, डिविडेंड दे दूं या उसको बिजनेस में जो है लगाऊं, वो सारी चीज़ें आप एफएम में जो है पढ़ेंगे। और एफएम के साथ में क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस में क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है वो सारा जो है सीखना है। तो होता क्या है, जब आप सीए पढ़ रहे हो, एक होता है सिर्फ एग्जामिनेशन, ठीक है, पेपर के हिसाब से जो है पढ़ रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, पर माइंड में साथ में, क्योंकि
6 महीने बाद आपका, जब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 1 साल में जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इंटर क्लियर कर लोगे, उसके बाद कहाँ जाना है? अब सीधा आप आर्टिकलशिप में जो है आप जाएंगे। आर्टिकलशिप का मतलब क्या है? अब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और उससे पहले पहले, जो बाबा कहता हूँ, उससे पहले पहले आपको एक आइडिया खुद के बारे में हो जाना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है, आप अपना करियर किस चीज़ में बनाना जो है चाहते हो, क्यों? उसी में आपको ट्रेनिंग जो है करनी है। किसी को इनकम टैक्स पसंद आ गया तो आर्टिकलशिप आप किस में करोगे? टैक्सेशन में। या जीएसटी पसंद आ गया तो आप कहोगे मेरे को जीएसटी या मेरे को टैक्सेशन में आर्टिकलशिप जो है करनी है। ऐसी एक सब्जेक्ट है ऑडिट। किसी को ऑडिट में इंटरेस्ट आ गया कि यार ऑडिट में तो अच्छा खासा पैसा है, ये तो मैंने आपको फाउंडेशन में भी दिखाया था, इंटर में भी दिखाया था। बैलेंस शीट्स की अगर बात करें तो टाटाज अपने ऑडिटर को कितना देती है? याद हो? 111 करोड़, वो शायद लास्ट ईयर का जो है आया था। एसबीआई का कितना था? कितना? 285 करोड़ लास्ट ईयर की शायद बैलेंस शीट जो थी। ऐसी फिगर्स याद रहती हैं, ये भी ठीक है। तो टाटास की बात करें, टाटा से लास्ट ईयर 111 करोड़ किसको दिए? अपने ऑडिटर को। एसबीआई दे रहा है रफली 284 या 285 करोड़ जो है एसबीआई बैंक ने अपने ऑडिटर्स को दिए। तो आपको लगा सर भाड़ में गया स्टार्टअप, ये भी अपना ही स्टार्टअप है। तो अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हैं तो ऑडिट में भी आपका पूरा अगला सब्जेक्ट रहेगा ऑडिट। तो ऑडिट में वही है कि स्टैच्यूटरी ऑडिट अलग होता है, इंटरनल ऑडिट अलग होता है, स्टॉक ऑडिट अलग होता है, सिस्टम ऑडिट अलग होता है, बहुत सारे ऑडिट जो है पढ़ना है। पर ये इन 6 महीने में आपको डिसाइड करना है, क्यों? ट्रेनिंग उसमें आपको लेनी है। तो अगर आपको लगे मेरा टैक्सेशन का काम अच्छा है, टैक्सेशन में जाए। आपको लगे मेरा ऑडिट का काम मेरे को अच्छा लग रहा है, उसमें मेरे को अपना करियर बनाना है, तो आप ऑडिट में जाएंगे। मुझे स्टार्टअप्स में जाना है तो उसके हिसाब से, या मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है तो उसके हिसाब से, मुझे अकाउंट्स में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसमें आप ट्रेनिंग जो है लेंगे। सर मुझे लॉ में बड़ा मजा आ रहा है कि लॉ के अंदर एक एक शब्द में सारा बदल जाता है, तो फिर आप एक लीगल फर्म के साथ, मतलब जो सीए फर्म है जो लॉ में ज़्यादा प्रैक्टिस करती है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग जो है लेनी है। तो ये डिसाइड आपको जो है करना होगा। तो मैंने कहा इसलिए अभी क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, पर इसमें किसी ना कोई सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि भी मेरे को अकाउंट्स में इंटरेस्ट आ रहा है, या मुझे लॉ में इंटरेस्ट आ रहा है, या मुझे टैक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, या मुझे सब बिजनेस का ये माइंड मेकअप कर रहे हैं, मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, या मेरे को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है, या मुझे स्ट्रैटेजीज बनाने में इंटरेस्ट जो है आ रहा है, या मुझे ऑडिट में इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये मैं कहूँगा आपको अगले 6 महीने, 7 महीने, साल में पढ़ना सब कुछ है, आना सब कुछ चाहिए, पर एक क्लिक कर जाता है। जैसे मेरे को क्लिक क्या कर गया था, मेरे को पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा है, उसी समय क्लिक कर गया। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को इन सब में नहीं है। हाँ, मेरे को शायद क्लिक कब करा? आर्टिकलशिप में। तो पहले इंटरेस्ट आया, पर जब ऑफिस में गया तो ऑफिस का कल्चर मेरे को ज़्यादा पसंद जो है नहीं आया, तो मैंने वहाँ से छोड़ के मैंने कहा नहीं, अपने तो पढ़ाने मस्त जो है काम चल रहे। तो मैंने कहा वो आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, तो लाइफ आप बहुत बढ़िया जी लोगे। और अगर एक दूसरे की सुनकर जाओगे तो गड़बड़ जो है हो जाएगी। ठीक है, तो एनीवेज हमारा इस समय जो सब्जेक्ट है बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इस सब्जेक्ट में हमारा प्योरली एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने की कॉस्ट मैं आपको निकालना जो है सिखाऊंगा, है ना। आप पिछले 1 साल से वेट कर रहे हो कि वैभव सर जल्दी से बताएं वो कितना कमाते हैं, कैसे खर्चा आता, तो मैं आपको सिखा दूंगा कि भी मैं इस समय अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसकी कॉस्ट कैसे जो है निकालते हैं। तो पढ़ाने की कॉस्ट कितनी है, अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है, वो सारी चीज़ें निकालना भी सीखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसको मैनेज करना भी सीखेंगे। हमें कॉस्ट निकालनी भी है और कॉस्ट को तरीके से मैनेज जो है हमें जो है करना है। यह एक छोटी सी बात अगर कहूँ तो इस बात को समझें, अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, बताओ जी, अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट की बेसिक इक्वेशन होती है। बेसिक इक्वेशन क्या होती है? हमने कहा सेल्स माइनस कॉस्ट। तो भाई प्रॉफिट की एक बेसिक इक्वेशन है सेल्स माइनस कॉस्ट की। अगर बात जो है करें, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट की है जो बात करें। अब अगर सेल्स की बात करें तो भाई बताओ जी, सेल्स कैसे निकालते हो, रेवेन्यू कैसे निकालते हो? रेवेन्यू कैसे निकलेगा?
हमने कहा जी सेलिंग प्राइस इनटू में क्वांटिटी। तो मेरे को इस समय प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है क्या करना है, तो मुझे सेल्स अगर बढ़ानी है तो क्वांटिटी मतलब सामान बेचना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय फीस, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय फीस, कितने बच्चे आ रहे हैं और कितना मुझे चंदा देकर जा रहे हैं, तो टोटल चंदा जो है निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू जो है निकल जाएगा। तो एक मैन्युफैक्चर की बात करें, ट्रेडर की बात करें, तो भी क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलता है, सेल्स जो है निकलता। ठीक है, अब अगर क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज करना है, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, फिलहाल हम इस पे चर्चा जो है नहीं करें। इसके लिए हमें मार्केटिंग वाला एरिया है, स्ट्रैटेजीज आप ऐसे में पढ़ेंगे, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, उसके लिए इकोनॉमिक्स काम आएगा। इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो मार्केट क्या है, मोनोपोली है, डिओपोली है, ओलिगोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक है, उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। मोनोपोली होगी तो अपनी मर्जी के हिसाब से सेलिंग प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन है तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है रहेगा। ठीक है, फिलहाल इस पे चर्चा नहीं करते, इसमें भी ये पूरा एरिया जो है आता है। अगर आप MBA करेंगे तो MBA में ये सारी बातें जो है सिखाई जाती है। MBA इन मार्केटिंग होता है, तो अगर मार्केटिंग करके प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लॉन्च करें तो वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं। फिलहाल मेरा एरिया कौन सा है, कॉस्ट का, तो एक एक करके स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि हमारा एरिया कौन सा है, कॉस्ट का जो है हमारा एरिया जो है आ जाता है। ठीक है जी, तो मेरे को इस समय सिर्फ कॉस्ट की बात करनी है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कॉस्ट कैसे जो है निकालनी है और कॉस्ट को कैसे मैं मैनेज कर सकूं, कॉस्ट को कैसे मैं मैनेज कर सकूं वो मेरे को सीखना है। अगर मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना है, ध्यान से बताओ, प्रॉफिट को बढ़ाना है तो इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, या तो सेल्स बढ़ जाए या कॉस्ट कम हो जाए, सीधी सी बात है, या तो सेल्स बढ़ जाए या कॉस्ट कम हो जाए। और अगर दोनों हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, सेल्स बढ़ जाए कॉस्ट कम हो जाए तो मेरा प्रॉफिट जो है मस्त हो जाएगा। तो सेल्स कैसे बढ़ेगी, वही बात है, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाए या क्वांटिटी बढ़ जाए, पर इस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, इस पर हम चर्चा जो है नहीं कर रहे। सेल्स कैसे बढ़ सकती है उसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे, क्वांटिटी कैसे बढ़ सकती है, सेलिंग प्राइस कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में अभी फिलहाल चर्चा नहीं कर रहे। हमें चर्चा क्या करनी है, कॉस्ट कैसे कम हो जाए, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कम तो हो जाए पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बस सारा खेल इसी चीज पर ध्यान रखना है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। मैक्सिमम बिजनेस फ्लॉप होते हैं इसी चक्कर में, मैक्सिमम बिजनेस फ्लॉप होते हैं इसी चक्कर में कि उनके माइंड में क्या सेट है, सस्ता सामान दे दो, सस्ता सामान जो है दे दो, सस्ते के चक्कर में क्या करते हैं, क्वालिटी कम जो है कर देते हैं। क्वालिटी कम करी, आपने सस्ता सामान दिया, एक बार हो सकता है सामान बिक जाए पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सस्ता सामान लेकर आए, क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप उसको रिकमेंड करोगे ही नहीं, आप रिकमेंड कभी भी नहीं करोगे। और बिजनेस का एक असूल है क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक कस्टमर को भी डिससेटिस्फाई किया, एक कस्टमर डिससेटिस्फाई किया, कई कस्टमर आपके हाथ से छूट गए। एक कस्टमर सेटिस्फाई कर दो, कई कस्टमर साथ साथ जो है आ जाते हैं। एक भी कस्टमर अगर आप चीट करते हैं, आपको लग रहा है एक कस्टमर नहीं है, कितने हजारों कस्टमर मान के चलें एक साथ चीट करें, और एक आपने कस्टमर का भरोसा जीत लिया, कई हजारों कस्टमर का भरोसा जो है आपने जीत लिया। ये तो अपने बिजनेस में भी मैं शायद चेक कर सकता हूँ। आप सबकी अगर बात करें, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो इस समय मेरे को जहाँ तो उम्मीद है ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे आप जो आए हैं, आपके फैमिली में से कोई ना कोई मुझसे पढ़ा होगा, यार दोस्त में कोई ना कोई पढ़ा होगा, आप रिकमेंडेशन से ही जो है आ रहे हो। क्योंकि अब तो मैं अगर 20 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, तो इस समय तो बात वही है। मैंने कहा इनिशियली में भी जितने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि वो सेटिस्फाइड रहे, उन्होंने आगे सबको रिकमेंड करा, भाई सीए करना है तो वेवलैंड क्लासेस में जो है आ जाओ, करना है वेवलैंड क्लासेस जो है आ जाओ। सारा खेल कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो है आ रहा है। एट द एंड प्राइस ज़्यादा मैटर नहीं करता,
एट द एंड मैटर करता है क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन। एट द एंड क्या मैटर करता है? क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन जो है मैटर करती है। इस पर हमें सबसे ज़्यादा काम जो है अपने को जो है करना है। हाँ, साथ में कॉस्ट अगर कम हो जाए, कॉस्ट अगर कम हो जाए, क्वालिटी मेंटेन करते जाएं, तो आप क्या बन जाएंगे? आप टॉप के सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा पूरा सब्जेक्ट इसी पर जो है चल रहा है, कॉस्ट कैसे निकालनी है और उसको कैसे मैनेज करें। कहीं पर भी कॉस्ट अगर कम हो सकती है, कहीं पर भी कॉस्ट कम हो सकती है, कर देख लेते हैं। पर एक माइंड में क्या क्लियर है? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको देता हूं, मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, मुझे मान लीजिए पेपर खरीदना है अपनी किताबों के लिए, तो पेपर की क्वालिटी तो मैं सेम रखूंगा, सस्ता पेपर नहीं ले रहा, क्वालिटी सेम, पर मैं कोशिश कर रहा हूं ट्रेड डिस्काउंट अगर मिल जाए अच्छी बात है, कई बार बल्क डिस्काउंट मिलता है। ये मैं सोच लेता हूं कि यार मेरे को पेपर लेना है, तो एक सप्लायर है वो मुझे क्या कह रहा है, सर देखो आप वैसे मेरे पास आते हो, एक रेट मैंने आपको दे दिया, पर सर अगर आप बल्क में अगर मुझसे ले लेते हो तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दे दूंगा। तो मैंने कहा पेपर तो सेम है, अब तो डिसीजन ये है थोड़ा थोड़ा लूं या बल्क में लूं। पूरा चेक करेंगे, अगर बल्क में लेता हूं तो बहुत सारी चीजें, अगर बल्क में लूंगा तो उसको रखने का खर्चा आ जाएगा, गोडाउन शायद किराए पर लेना पड़ेगा, तो ये मैं पूरा एनालिसिस करूंगा कि थोड़ा सा लेता हूं तो स्टोरेज कॉस्ट कम पड़ती है, ज्यादा लेता हूं स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, पर अगर ज्यादा लूंगा तो शायद बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा, ज्यादा अगर लूंगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगी, एक ही ट्रक में सारा आ जाएगा, नहीं तो मेरे को थोड़े थोड़े टेम्पो जो है करने जो है पड़ते। ये पूरा एनालिसिस करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे कि मेरे को पेपर की क्वालिटी सेम रखनी है, पर डिसीजन कितना पेपर परचेज करूं कि मेरा पैसा थोड़ा सा जो है मेरा बच जाए। पूरा एक चैप्टर आएगा मटीरियल कॉस्ट, मटीरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं और मटीरियल को कैसे मैनेज जो है करें, वो अपने को जो है पढ़ना है। फिर एक छोटा सवाल, मेरे को मटेरियल कब ऑर्डर करना चाहिए? अगर आप ध्यान से समझें, हमें बुक्स आपको देनी है, छोटा छोटा एग्जांपल अगर आपको समझाऊं, ये पूरा अभी अगले क्लासेस में जो समझेंगे, मुझे बुक्स आपको देनी है, बुक्स आपको देनी है। अब बुक्स कब मैं ऑर्डर दूं, कब मैं बुक का स्टॉक जो है मंगवा कर चलूं, ये हमें देखना है। री ऑर्डर लेवल एक आता है, तो हमने कहा किस समय मुझे ऑर्डर जो है कर देनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम नॉर्मली एक JIT अप्रोच होती है, जस्ट इन टाइम अप्रोच, इस पर हम नॉर्मली काम जो है करते हैं। जस्ट इन टाइम अप्रोच का मतलब क्या है? आज बैच शुरू हुआ, आज ही हमारे पास किताब जो है आई थी, या एक दिन पहले हमारे पास किताब जो है आई। क्यों? हमने कहा किताब अगर मैं एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले खरीदता हूँ, फिर से स्टोरेज कॉस्ट लग जाएगी, हम स्टोरेज कॉस्ट पे काम नहीं करते। हमारा तो क्या है, कल शाम को किताब आई, आज सुबह डिस्ट्रीब्यूट जो है हम करते जो है चले जाएंगे। किताब की क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, किताब बिल्कुल सही ब्रांड न्यू किताब आपको दी है, पर मैंने कहा इस तरीके से हमने काम किया कि जब बैच शुरू होता है उससे जस्ट पहले किताब आई, हमने आपको पकड़ा दी, तो मेरा बहुत सारा स्टोरेज कॉस्ट, मेरी कैपिटल जो ब्लॉक कर रहा था, मेरी कैपिटल ब्लॉक जो है नहीं, जब जरूरत थी उस समय पर काम जो है कर रहे हैं। ये भी एक अप्रोच है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है अपने को पढ़नी है। आज सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि अगले 2-3 महीने में हमें किस लेवल की डिस्कशन जो है अपने को करनी है। क्या ये बात समझ आती है? ऐसे ही हमारा अगला चैप्टर एक आएगा आपका एम्प्लॉय, जैसे मटेरियल है, अगला क्या है, लेबर या एम्प्लॉय, उस पर चर्चा करनी है कि भाई एम्प्लॉय जो है उससे काम करवाना है, उसको हमें मोटिवेट करना है। बहुत सारे मोटिवेशन प्लान जो है हम सीखेंगे। हमें मोटिवेट करना है, मोटिवेट कैसे करना है? बोनस देकर। हमें मोटिवेट करना है कैसे? बोनस देकर। पर अगर बोनस देंगे तो मेरा तो खर्चा बढ़ गया, बोनस देंगे मेरा खर्चा बढ़ गया। हम ऐसा कुछ प्लान सीखेंगे कि हमने बोनस इस प्रकार से दें कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। हम बोनस को एफिशिएंसी से लिंक करके चलेंगे। अगर आप अच्छे से टारगेट अचीव करते हो, हम बोनस देने को तैयार हैं। आप अच्छे से अगर टारगेट अचीव करोगे, हम बोनस देने को तैयार हैं। और बोनस को इस तरीके से देंगे कि जो जितना एफिशिएंट है, जो जितना जल्दी काम करेगा, उसको बोनस ज़्यादा जो है देंगे कि ओवरऑल मेरी कॉस्ट कम पड़ जाए।
ऐसे मान सकते हैं एक काम करने में 10 घंटे लगते हैं, एक काम करने में 10 घंटे जो है लगते हैं। हम मान लीजिए 100 रुपये उनको पर आवर जो है दे रहे हैं, मुझे 1000 रुपये पड़ता है। मैंने उनको कहा ये काम आप 8 घंटे में कर लो, ये काम आप 8 घंटे में जो है कर लो, तो कितने देने पड़ेंगे? 800। मैं आपको 100 रुपये का बोनस भी दे देता हूं, मैं आपको 100 रुपये का बोनस भी दे देता हूं। अब एम्प्लॉय का माइंडसेट समझो, वो कह रहे अगर मैं 10 घंटे काम करूं तो मुझे कितना मिलेगा? 1000 रुपये। अगर मैं 8 घंटे काम करूं मुझे कितना मिल रहा है? 900 रुपये। और ऐसा थोड़ी है कि एम्प्लॉय उसके बाद घर चला जाएगा। मैंने कहा ये काम जैसे ही हो जाए, लो अगला काम मैं आपको फिर पकड़ा देता हूं, अगला काम फिर पकड़ा देता हूं। तब वो क्या सोच रहा है, यार 8 घंटे में 900 मिल गए, अगले 2 घंटे के 100 रुपये और मिल गए, मेरे तो कितने हो गए? 1100 हो गए। कुछ को बात समझ आती है? ये पूरे प्लान समझने हैं कि मैंने कहा मैं आपको 100 रुपये पर आवर देने को तैयार हूं, मैं 100 रुपये पर आवर देने को तैयार हूं, मेरा एक काम के मुझे कितने पड़ते हैं? 1000 रुपये। आप ये 8 घंटे में कर सकते हो, मैं आपको 800 प्लस 100 रुपये देने को तैयार हूं, मेरे 100 रुपये बच गए। जो काम 1000 में होना था मेरे 100 रुपये बच गए, क्वालिटी सेम रही, एफिशिएंसी बढ़ी। एम्प्लॉय की बात करें, उसको जहां पर 10 घंटे के 1000 मिलने थे, अब वो क्या कह रहे हैं, उसने 8 घंटे में काम किया, 8 घंटे कितने मिल गए? 900। और वो 2 घंटे और काम करेगा और उसके 200 रुपये और ले लेगा, मेरा अगला काम शुरू कर देगा वो। तो मेरे को भी फायदा हो गया, एम्प्लॉय को भी फायदा जो है हो गया। ऐसी कई स्कीम्स हमें जो है पढ़ेंगे, अभी तो एक ओवरव्यू आपको सिर्फ दे रहा हूं, पर ऐसी कई स्कीम्स अपने को जो है पढ़नी है कि हमें एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करें कि उसका भी फायदा हो और मेरा भी जो है फायदा जो है हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा मटेरियल एक चैप्टर है, लेबर एक चैप्टर है, ऐसे बिजली पानी हर की चीज़ पर, छोटी छोटी चीज़ों पर जो है हम आते आते जाएंगे और पूरा सिलेबस इसी पर जो है हमारा चलता है। चैप्टर का नाम, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आने वाला है, पर इसके लिए मुझे क्या चाहिए? आपका बिजनेस माइंडसेट जो है मुझे आपका चाहिए। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो। सारा ठीक चल रहा है? चलो जी, तो भाई खेल शुरू करते हैं। चलो जी, तो भाई खेल अपने शुरू करते हैं। तो भाई कुछ डेफिनेशंस के साथ शुरू करें। पहली डेफिनेशन है कॉस्ट। हाँ, ऑनलाइन बच्चा कह रहे हैं सर मैंने भी जनवरी 26 फाउंडेशन के लिए 2 बच्चों को रिकमेंड जो है किया है। चलो थैंक यू सो मच। पर मैंने कहा ना, वही जो बात है, पूरे बिजनेस का एक ही असूल है, अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली बात है, आप खुद ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आप आगे भी सबको रिकमेंड जो है करेंगे। बिजनेस का इतना ही असूल है कि आपको लॉन्ग टर्म तक सोचना है, जिसमें कहा बस आपकी जो क्वालिटी है ना वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। कॉस्ट कम हो, मतलब इसमें अगर चॉइस है, इसमें अगर चॉइस है तो दिस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। क्वालिटी तो सबसे पहले अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके साथ अगर कॉस्ट कम हो गई तो बहुत अच्छी बात है, कॉस्ट कम नहीं होती, क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है बिल्कुल भी नहीं करनी। ये शॉर्टकट होता है, लोग सस्ता प्रोडक्ट क्वालिटी सेक्रीफाइस करते हैं और बिजनेस फ्लॉप जो है हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज इसी बात का है, पर ये बात कंफर्म है, क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़, आपने जहाँ क्वालिटी बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज़ करी वो बिजनेस वहीं पर जो है ख़त्म हो जाएगा। हमारा डे वन से एक ही चीज़ है, क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही नहीं है, चाहे पैसा एक्स्ट्रा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो चाह कर भी माइंड में जो है नहीं आता। ठीक है जी, चलो करें शुरू। तो भाई चेक करें, पहला कॉस्ट। तो भाई पहले तो समझते हैं कॉस्ट आखिर बोलते किसको हैं। तो भाई लिखें कॉस्ट क्या है, कह रहे हैं कॉस्ट मीन्स द अमाउंट, कॉस्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। कॉस्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर में अब समझते हैं एक होता है एक्चुअल और एक होता है नोशनल।
अकाउंट्स में हमेशा एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात जो है करते हैं, पर कॉस्ट अब तरीके से निकालें तो कॉस्ट में दोनों चीज़ें आती हैं। कॉस्ट मीन्स दी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, चाहे एक्चुअल खर्चा या इमेजिनरी खर्चा जो है, मान के चलिए नोशनल खर्चा। अभी सारी बातें जो है चर्चा करेंगे, एक्चुअल और नोशनल। इनकर्ड, एक्चुअल खर्चा हुआ इनकर्ड ऑन, किसी भी चीज पर खर्चा हुआ, और एट्रीब्यूटेबल, या हम खर्चा एलोकेट कर रहे हैं, जो है कर रहे हैं, एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक थिंग और एन एक्टिविटी। लो जी, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन, इसको जो है समझना है। कॉस्ट अगर समझ आएगी तो आगे सारा खेल जो है समझ आएगा। कॉस्ट किसको कहते हैं, कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आनी है, कैसे कैसे आनी है। मेरे को अगले 70 क्लासेस चाहिए, 150 घंटे मोटा मोटी मान के चलो इसी बात को समझाने। कॉस्ट किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते। तो भी कह रहे कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कुछ भी आपका खर्चा। पहले तो समझें एक्चुअल या नोशनल। अब दोनों खर्चे जो है हम लेंगे। मान लीजिए मुझे पढ़ाना है, मुझे क्या चाहिए, प्रीमाइसेस। मुझे पढ़ाना है, मुझे क्या चाहिए, प्रीमाइसेस चाहिए। मैंने प्रीमाइसेस किराए पर ली, जो है ली, तो मुझे हर साल क्या देना पड़ेगा, किराया। हर महीने क्या देना पड़ेगा, किराया। क्या वो खर्चा है, हाँ जी बिल्कुल है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो मैंने कहा पढ़ाने के लिए मैंने किराए की बिल्डिंग ली, ये मेरा क्या है, खर्चा है। पर मेरे पास खुद ओन्ड बिल्डिंग है, हमारे पास मान लीजिए खुद की बिल्डिंग है, और खुद की बिल्डिंग में मैंने पढ़ाना जो है शुरू कर दिया, तो क्या मुझे किराया देना पड़ेगा, नहीं। तो आज तो क्या हो गया, फ्री में हो गया। पर कॉस्टिंग में देते नहीं, एक खर्चा मानकर चलो। क्या, अगर ये बिल्डिंग आप इस समय यूज नहीं करते तो क्या करते, किसी और को किराए पर देते, और क्योंकि अब आप खुद इस बिल्डिंग में पढ़ा रहे हो तो आपने किराया लूज तो करा है तो आपका खर्चा। क्या ये बात समझ आती है। तो मैंने आप खर्चे को बड़े लेवल पर समझना है, बिजनेस के हिसाब से समझना है। अकाउंट्स में ये कहीं पर नहीं आता। अकाउंट्स में क्या, रेंट जो दिया मैटर क्लोज, रेंट जो नहीं दिया उसको हम चर्चा नहीं करते। पर अब बिजनेस के हिसाब से कि मुझे डिसाइड क्या करना है, इस बिल्डिंग पर मैं पढ़ाऊं या इस बिल्डिंग को किराए पर जो है दे दूं। तो मैंने कहा अगर बिल्डिंग में मैं पढ़ा रहा हूं तो छोटी सी बात है, इसका किराया मैं लूज कर रहा हूं, और किराया लूज कर रहा हूं तो मैं इसको खर्चा मानूंगा। मैंने कहा जी इस बिल्डिंग पर इतना किराया तो बनता है, इतना किराया मेरा खर्चे में जो है मैं लेकर आऊंगा। हमें मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करना है, हमें क्या चाहिए, टीचर्स चाहिए। अब वही बात है, अगर हम टीचर्स रखते हैं तो मान लीजिए उनको हम क्या दे रहे हैं, सैलरी। मान लीजिए हम टीचर्स को क्या दे रहे हैं, सैलरी। एक्चुअल खर्चा, मैं खुद ही पढ़ाने आ गया हूँ, मुझे तो सैलरी नहीं मिल रही है ना। अब मुझे सैलरी नहीं मिल रही, अब मेरे को वही डिसाइड करना है कि मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। तो क्या मान के चलूँ, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो शायद कहीं जॉब करता, अगर नहीं पढ़ाता तो जॉब करता। कितने का पैकेज जो है मिलता, मान लो 50 लाख का पैकेज मिलता। तो मैंने कहा इस समय पढ़ाने का ये मेरा खर्चा है, और मेरे को वही देखना है, इसके ऊपर अगर मेरा कमाई हुई तो फायदा है। तो मैंने कहा इसको मैं खर्चा मानकर चलूंगा, फिर देखूंगा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कहा 50 लाख में खर्चे में डालकर फिर देखूंगा, अगर फायदा हुआ इसका मतलब 50 लाख से ज्यादा कमाया, क्योंकि 50 लाख खर्चा डालने के बाद भी प्रॉफिट है तो मैंने कमाया। और अगर लॉस में चला गया इसका मतलब गड़बड़ हो गई, इसका मतलब
गड़बड़ हो गई, क्योंकि मुझे कंपेयर अब इन चीज़ों से जो है करना है। तो कह रहे 50 लाख का खर्चा डालना ज़रूरी है, आपको अपनी बिल्डिंग का किराया डालना ज़रूरी है, तभी आप डिसीजन जो है ले पाएंगे। सोचो ये मैंने खर्चा नहीं डाला हो और मान लो मैंने 10 लाख रुपए कमाए, मैं खुश हो रहा हूँ कि मैंने इस बिजनेस से 10 लाख कमाए, पर एक्चुअल में क्या है भाई, ये बिजनेस बंद करता तो 50 लाख कमा लेता। आपको 50 लाख तो मिल रहे थे, वो छोड़कर आप आए हो और आप 10 लाख कमा रहे हो, ये डिसीजन सही नहीं है। इसलिए इस 50 लाख को हम खर्चे में जो है दिखाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? तो भाई कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मीन्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा। खर्चा कौन सा? एक्चुअल या नोशनल। एक्चुअल खर्चा तो आपने पढ़ा है, अब नोशनल खर्चे की सारी बात जो है चल रही है। तो हमने कहा एक्चुअल सैलरी पे करी, और अगर आप खुद हैं अपनी नॉमिनल सैलरी, नॉमिनल कहूँगा आपकी जो सैलरी बनती है वो इसमें अपना डालना जो है आप शुरू करें। और वही बात है खर्चा इनकर्ड ऑन, ये खर्चा आपने किया है, ये खर्चा आपने किया है किस पर? ऑन अ स्पेसिफिक थिंग, आपने खर्चा किया ऑन अ स्पेसिफिक थिंग। हमने पढ़ाने पर आपको किताबें दी हैं, हमने किताब आपको दी है, तो हमने कहा बुक का खर्चा सीधा सीधा हमने जो है डाला। तो अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो हमने किताबों पर खर्चा जो है हमने जो है किया। ये क्या है? ऑन अ स्पेसिफिक थिंग या ऑन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी, जैसे अभी आपको घुमा कर लाए थे, अभी आप घूमे घूमे कर कर आए थे, तो घुमाने पर जो खर्चा हुआ उस एक्टिविटी पर हमने कोई भी खर्चा जो है हमने किया, उसको हम क्या बोलते हैं? खर्चा। ठीक है जी। तो हमने कहा कॉस्ट मीन्स अमाउंट, एक अमाउंट निकाला ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे का, जो कि हमने इनकर करा है किसी भी चीज़ पर या किसी भी एक्टिविटी पर हमने खर्चा जो है हमने किया। एग्जाम्पल क्या है? आपको किताब हमने जो है हमने दी, ये मेरा क्या आ गया? खर्चा। ठीक है। और एक आखिरी शब्द और एट्रीब्यूटेबल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इससे पूरा चैप्टर है। एट्रीब्यूटेबल हमें एलोकेट करना है। एलोकेट कैसे करना है? अब हम रेंट दे रहे हैं, लो जी इसी बिल्डिंग की बात करें, हम रेंट जो है दे रहे हैं, मुझे सिर्फ अपने सब्जेक्ट का खर्चा निकालना है। मैं इस समय क्या पढ़ा रहा हूं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का खर्चा कितना? इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए इस बिल्डिंग का मैं रेंट दे रहा हूं, पर क्या इस बिल्डिंग में सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं? मैंने कहा नहीं जी, इस बिल्डिंग में फाउंडेशन क्लासेस भी हो रही हैं, इस बिल्डिंग में इंटर की बाकी सारी क्लासेस भी हो रही हैं, तो इसका रेंट हमें एलोकेट करना पड़ेगा। इसका रेंट एलोकेट हमें करना पड़ेगा। ये पूरा एक चैप्टर है, कैसे एलोकेट करेंगे, इसको पूरा एलोकेट करना है। रेंट में पूरे साल का दे रहा हूँ, उसमें फाउंडेशन के बैचेस भी हो रहे हैं, उसमें इंटर के बैचेस भी जो है हो रहे हैं। हर बैच की ड्यूरेशन अलग है। फाउंडेशन छोटा कोर्स है, इंटर बड़ा कोर्स है, फाउंडेशन की फीस अलग है, इंटर की फीस अलग है। किस रेशो में इस रेंट को एलोकेट मुझे करना है, ये सारी बातें जो है हमें समझनी है। मैंने कहा बिजली का बिल आया, वो तो कंबाइंड आ रहा है, बिजली का बिल आया, उसमें बिजली का बिल फाउंडेशन में कितना डालें, इंटर के बैच में कितना डालें, और इंटर में भी सब्जेक्ट वाइज कितना डालें। इंटर में भी सब्जेक्ट वाइज हमें हर सब्जेक्ट का निकालना है। क्यों? हर सब्जेक्ट की फीस निकालनी होती है, हर सब्जेक्ट की फीस निकालनी, सारा कुछ काम अपने को जो है करना है। तो मैंने कहा वो सारा खर्चा, कुछ खर्चा तो डायरेक्ट है, जैसे किताबों का, हर बैच की अपनी किताबें हैं, ये तो हमें पता है। पर जो कॉमन खर्चा है, वो जो कॉमन खर्चा है, हमारा रिसेप्शन का खर्चा, हमारा रिसेप्शन खर्चा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उन सब का खर्चा, उसको कैसे कैसे एलोकेट करना है, वो सारी बातें जो है हमें सीखने। खर्चा जितना प्रिसाइजली आप निकाल पाओगे, उसके हिसाब से आप अपना सेलिंग प्राइस मस्ट डिसाइड जो है कर लोगे। ठीक है जी, कुछ बात समझ आई? जल्दी से याद करें। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मीन्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब एक एक शब्द को समझ जाएं। हमने कहा एक्सपेंडिचर का अमाउंट, उसे हम क्या कह रहे हैं? कॉस्ट। कौन सा एक्सपेंडिचर? एक्चुअल या नोशनल? एक्चुअल भी लेंगे और नोशनल भी लेंगे। इनकर्ड ऑन, ये खर्चा सीधा सीधा इनकर हुआ, जैसे किताबों का। या एट्रीब्यूटेबल, कॉमन खर्चा है, एलोकेट करा है।
इनकर्ड ऑन डायरेक्टली इसी पर खर्चा हुआ, और एट्रीब्यूटेबल एलोकेट करा है किस पर, टू अ स्पेसिफिक थिंग, किसी स्पेसिफिक चीज का हम खर्चा जो है निकाल रहे, और एन एक्टिविटी। कंफर्टेबल चल रहा है? लो जी, पहले तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कोई भी डाउट हो? बच्चा कह रहे वो डेप्रिसिएशन, अब वही बात है, डेप्रिसिएशन खर्चा है कि नहीं है? खर्चा है, वो तो आपने पूरा अकाउंट से पढ़ा था, डेप्रिसिएशन तो होता ही खर्चा है। अब सोचिए यहाँ जितने एसीज लगे हैं, जितने एसीज लगे हैं उनका डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। अब ये एसी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? फाउंडेशन में भी यूज हो रहा है, इंटर में भी यूज हो रहा है, तो वो इन सब का कैसे खर्चा किस किस सब्जेक्ट में एलोकेट करना है, वो सारा का सारा हमें जो है पढ़ना है। तो बस एक टॉपिक इतना सा है, पढ़ना कॉस्ट ही है, 150 घंटे लगेंगे सिर्फ इस बात को समझाने में कि इसका डिप्रिसिएशन किस पे लगाना है, किस पे जो है नहीं लगाना। ठीक है जी, आई होप सारी बात ठीक चल रही है और आगे बढ़े। चलो जी, तो नेक्स्ट डेफिनेशन पर जो है जाते हैं, और एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लें। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मींस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कौन सा, एक्चुअल या नोशनल, साथ साथ क्लास में याद करते जो है चले जाना, इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक थिंग और एन एक्टिविटी। ठीक है जी, आगे बढ़े। और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉस्ट लीडरशिप। लो जी, कॉस्ट लीडरशिप, हाँ जी, कॉस्ट लीडरशिप। ऑनलाइन बच्चा कह रहे बुक्स मिल गई क्या? कुरियर हो गई होंगी। ठीक है, कुरियर जो है हो गई होंगी। ठीक है, तो आपके पास पहुंच जाएंगी, अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी उससे पहले पहले किताबें जो है पहुंच जाएगी। हमारा जस्ट इन टाइम पर काम जो है चलता है, जब आप वो किताब चाहिए तब तक ही पहुंचेगी, उससे पहले नहीं भेजते। कल आ गई, हाँ कईयों की किताबें आ गई होंगी, तो मैं कहना बस इसी समय किताब, हमारा जस्ट इन टाइम पर काम जो है चलता है। इसी चक्कर में हमें पेपर उतना ही परचेज करते हैं जितनी ज़रूरत हो, किताबें उतनी ही प्रिंट करवाते हैं जितनी ज़रूरत हो, और तभी मंगवाते हैं कि बाहर की बाहर किताबें आती हैं, हाथों हाथ कोरियर होती है, किताबें आती हैं हाथों हाथ हम डिलीवर जो है करते हैं, जिससे हमारा स्टोर का खर्चा बहुत मिनिमम पर जो है चलते हैं। क्वालिटी भी मेंटेन रहे, क्वालिटी भी मेंटेन रहे, पर मैं अपना स्टोर अननेसेसरी एक बड़ा सा स्टोर गोडाउन क्यों मेरे को जो है चाहिए। तो हम छोटी चीज़ों पर काम जो है हम सारा करते हैं। ठीक है जी, और इवन आप चेक करें ये पूरे, अगर स्केड्यूल की बात करें तो आप चेक करो सुबह से लेकर शाम तक पूरा हॉल यूटिलाइज किस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि रेंट तो जा रहा है, किस एक क्लासेस मैनेज कर रहे हैं वो आपने शायद समझ आ गया होगा। अब तक तो आपको दिख गया किस तरीके से बिजनेस जो है करना है, कि भाई हमें क्वालिटी मेंटेन करते हुए कैसे कॉस्टिंग हमें कम जो है हमें करनी है। ठीक है जी, चलो तो भाई आ जाए कॉस्ट लीडरशिप। तो भाई कॉस्ट लीडरशिप क्या कह रहे हैं? इट implies प्रोड्यूसिंग गुड्स। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है? गुड्स को प्रोड्यूस करना और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और सर्विसेज देना कैसे? एट लोवेस्ट कॉस्ट। कॉस्ट लीडर कब बनोगे? एट लोवेस्ट कॉस्ट। पर इंपॉर्टेंट क्या है? वाइल मेंटेनिंग इट्स क्वालिटी। क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अगर कॉस्ट कम कर दिया, यू आर अ कॉस्ट लीडर। इसका मतलब आप लीडर हैं, आप अब लीड कर सकते हैं। क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अगर आपने कॉस्ट कम कर दी तो डेफिनेटली आपका मार्केट में कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता। अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, पहली बात तो क्वालिटी मेंटेन करने में
80% मैं बताऊंगा कॉम्पिटिटिव वैसे ही खत्म हो गई। आज की डेट में क्वालिटी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दुनिया के बस की बात नहीं है। क्वालिटी मेंटेन करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। लोग पता नहीं क्यों, क्योंकि सब शॉर्टकट देखते हैं। सबका क्या होता है, मनी माइंडेडनेस होता है, पैसा कैसे बचाएं कैसा बचाएं कैसा बचाएं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी। फर्स्ट प्रायोरिटी बस ये है, मुझे क्वालिटी मेंटेन करनी है, चाहे पैसा लग जाए, चाहे पैसा लग जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप समझ पाए, क्वालिटी ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूँ वो अगर आपको सीखना हो तो टाटाज हैं जिनसे आप सीख सकते हो। टाटाज अगर बिजनेस अगर आपको करना है, मेरे को टाटाज हैं जिनका इस समय मोर देन 160 ईयर्स इनको हो चुके हैं, मोर देन 160 ईयर्स इनको हो चुके हैं, अभी तक इनका कॉम्पिटिटर नहीं आया। और मेरे हिसाब से बाकी जितने बिजनेस आप चेक करो, नॉर्मली जितने बिजनेस चेक करो 10 साल 20 साल 30 साल मैक्सिमम 40 साल में सबका बिजनेस आया और ख़त्म जो है हो जाते। कितने ही बिजनेस आप चेक कर लो, ऑलमोस्ट सारे बिजनेस जितने भी हैं 10 20 30 40 50 साल में ख़त्म हो जाते। टाटाज हैं जो 150 साल 160 साल हो चुके हैं और अभी भी इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, इनका फ्यूचर एक्स्ट्रा ब्राइट है। जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था लेगेसी, उसके बाद जीआरडी टाटा जो है आए, उसके बाद रतन टाटा जी जो है आए, और अभी भी लेगेसी आगे जो है चल रही है। इनको बिजनेस करने का हुनर इतना मस्त आता है ना, जिसमें मतलब इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और वही बात करें, पैसा भी कमा रहे, ऐसा नहीं चैरिटी है, पैसा भी कमा रहे, अच्छा खासा कमा रहे हैं, पर इनकी क्वालिटी की अगर बात करें हर चीज़ बेस्ट है, हर चीज़ बेस्ट है। टाटास की क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं तो अगर नमक से शुरू करूँ, टाटा का नमक सब्स्टिट्यूट नहीं है। और क्या आता है, हाँ जी, होटल्स में द ताज, होटल्स की बात करें ताज होटल वर्ल्ड वाइड नाम है, ताज होटल वर्ल्ड वाइड जो है नाम है। और घड़ियों में कौन सी वॉच, टाइटन की वॉच है, घड़ियों में टाइटन की वॉच है। और कोई नाम जल्दी से जो है नहीं आता, टीसीएस नाम सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसका कहीं कोई नाम जो है नहीं है। ज्वेलरी में तनिष्क की बात करें और कोई सब्स्टिट्यूट जो है नहीं आता। एक एक चीज़, इतने सारे जो है उनकी चीज़ें हैं जिसमें नाम नहीं आता। एयरलाइंस में एयर इंडिया तो अभी आई, उससे पहले क्या थी, विस्तारा, तो विस्तारा एयरलाइंस जो है इनकी थी। तो भाई टाटास की बात करें, विस्तारा एयरलाइंस उन्होंने शुरू करी और अब एयर इंडिया विस्तारा जो है मर्ज जो है हो गई है। एयरलाइंस की क्वालिटी की बात करें, इनसे बढ़िया जल्दी से जो है नहीं आती। हर चीज़ ये अपना एक स्टैंडर्ड जो है करते हैं। इवन टाटा मोटर्स की बात करें, गाड़ियों में जैगुआर टाटास के पास ही है, गाड़ियों में जैगुआर की बात करें टाटा के पास है। हर एक चीज़ कहता हूँ ना, इनका क्रोमा स्टोर्स टाटा का है। इवन अगर आप बाहर अगर आप चेक करो तो बाहर आपको जितने ट्रक्स मिल जाएंगे इंडिया में, तो पीछे टाटा लिखा होता है। ट्रक से बात करें, टाटा से बढ़िया ट्रक जो है अभी तक इंडिया में तो नहीं है। मतलब टाटा हर चीज़ में टॉप पर टॉप पर टॉप पर जो है चलते हैं। उनका स्टैंडर्ड ये, कुछ भी बना रहे हैं वो टॉप का जो है लेकर चलते हैं। और क्वालिटी की बात करें, ट्रस्ट की बात करें, और टाइम एंड अगेन टाटा से प्रूव कर रखा है, टाइम एंड अगेन टाटा ने प्रूव करा है। पैसा तो सेकेंडरी है, क्वालिटी हम हमेशा टॉप पर जो रखेंगे। और जब भी हमें कुछ करना पड़ जाए, पैसा तो हम कभी सोचते नहीं। जस्ट अभी अगर आपको पता हो, एक मिस हैपनिंग हुई जस्ट लास्ट वीक, एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई। लास्ट वीक की बात है, एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई। ऐसा नहीं है कि फ्लाइट क्रैश नहीं होती, ऐसा नहीं है फ्लाइट क्रैश नहीं होती, हो जाती है। और ये जो फ्लाइट भी थी, टाटा का खुद का एरोप्लेन तो नहीं था, कंपनी देयर इज अनदर कंपनी जिसकी ये एरोप्लेन है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ऐसा टाटा तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद इंश्योरेंस करा रखी है, इंश्योरेंस करा रखी है, इंश्योरेंस से पैसा भी आएगा। पर फ्लाइट क्रैश हुई, और मैं कहता हूँ ना, टाटाज का लेवल ही अलग है। कहते ना, चाहे क्वालिटी का हो, चाहे ह्यूमैनिटी का हो, चाहे कुछ भी कहो, फ्लाइट क्रैश हुई, ठीक है, एक दुर्घटना हुई, पर नेक्स्ट डे अनाउंसमेंट क्या आई, उन्होंने कहा जितने भी विक्टिम हैं, जितने भी विक्टिम हैं, बिना कहते ना फटाफट कितना 1 करोड़ एवरी विक्टिम अनाउंस कर चुके हैं। देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर
कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, बिजनेस की बात करें तो एसेस तो देने की जरूरत नहीं थी, पर 1 करोड़ रुपये पर विक्टिम और ऑलमोस्ट शायद 250 लोग थे, तो आप सोचिए 250 करोड़ का डिसीजन ऐसे लिया, 250 करोड़ का डिसीजन ऐसे लिया। आप समझ 250 करोड़ रुपये, इतना तो उनका मुनाफा नहीं है, इतना तो उनका मुनाफा नहीं, पर जब उन्होंने कहा गड़बड़ है, उनकी फ्लाइट में अगर कुछ भी हुआ, दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्स के बाद जो कहता है ना, जान की कीमत ऐसे लगा तो सकते नहीं, पर उन्हें लगाई जितनी लगा सकते थे, तो एटलीस्ट जो कहता है ना वो दुआओं पर चलते हैं। मैं तो ये कहता ना वो दुआओं पर जो है चलते हैं। जिस दिन आपको समझ आ गया ना कि क्वालिटी और दुआएं क्या होती है, आप टॉप पर रहोगे ही रहोगे। मैं कह रहा हूँ अगर वो 10 लाख भी दे देते तब भी लोग खुश हो जाते। क्यों? इंश्योरेंस का पैसा तो अलग मिलेगा, इंश्योरेंस का तो मिलना है, सब कुछ जो विक्टिम है उनको मॉनेटरी कम पे मिलेगा, पर टाटास इतना दिमाग नहीं लगाते कि कितना पैसा कितना नहीं। उन्होंने कहा हाँ जी हमारी फ्लाइट थी, गड़बड़ हुई, और मैं कहना 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे देते, इतने में लोग वर हैप्पी। पर टाटास की बात करता हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस करना उनसे सीखो। सीधा कहा 1 करोड़ रुपीज़ जो है ना पर विक्टिम जो है हम देने को तैयार हैं। क्यों? वो स्टैंडर्ड ही उनका अलग है। जो मैंने कहा ना क्वालिटी उस लेवल की, और जहाँ क्वालिटी में ब्रीच हुआ कंपनसेशन फटाफट जो है वो जो है देते हैं। 1 करोड़ पर विक्टिम दिया, और भी बहुत सारे आगे भी था। जिस बिल्डिंग में क्रैश हुआ वो पूरी बिल्डिंग फिर से ठीक करके देंगे, ऐसा नहीं कि और कोई वो एक्सक्यूज में काम नहीं करते, फटाफट बिल्डिंग ठीक करके जो है देंगे। इवन जो विक्टिम थे उनके जितने सगे संबंधी हैं, क्योंकि क्रैश हुआ अहमदाबाद में, आप अक्रॉस कहाँ पर भी हैं, अगर आपको अहमदाबाद आना है सबको फ्री फ्लाइट टिकट भी जो है दे रहे हैं। ऑब्वियसली आपके सगे संबंधी हैं, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको अपने विक्टिम की डेड बॉडी लेकर जानी है, फटाफट आए, मिलना है, सबको जो है करें। ये होता है बिजनेस करने का तरीका। क्योंकि इस समय अब हम ग्रुप 2 में है, बिजनेस करना मुझे आपको सिखाना है, ये होता है बिजनेस करने का तरीका। और ऐसी जब ताज होटल अगर याद होगा, ताज होटल में जब बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ, ऐसा ताज की रिस्पॉन्स थोड़ी है, वो तो नेशनल सिक्योरिटी। पर क्योंकि ताज होटल में गड़बड़ हुआ, उसके बाद भी ताज ने फटाफट अनाउंस जो है करा था, फटाफट अनाउंस जो है करते हैं, क्योंकि उनको पता है बिजनेस करने का क्या तरीका है। और जिस दिन मैं आपको कहूँगा, जिस दिन आप पैसा छोड़कर बिजनेस करते हो, अपनी क्वालिटी अपनी गुडविल पर काम करोगे, बिजनेस आप टॉप तक जो है पहुँच जाओगे। ठीक है जी। हाँ, बच्चा करें टाटा स्काई भी आप चेक करें, अच्छी क्वालिटी, मतलब हर एक चीज़ वो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं है, कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ही जो है नहीं है। ठीक है, चलो एनीवेज बात वही है, कॉस्ट लीडरशिप इट इम्प्लाइज प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, गुड्स देना, सर्विस प्रोवाइड करना एट लोवेस्ट कॉस्ट। आप कॉस्ट कितनी कम कर सकते हो, पर इंपॉर्टेंट वही है मेंटेनिंग इट्स क्वालिटी। क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अगर आपने कॉस्ट रिड्यूस कर दी, तो मैं कहना आपका कॉम्पिटिटर जो है नहीं होता। मैं 2 ही चीज़ें कह सकता हूँ, कॉस्ट लीडर बन जाए और साथ में एथिक्स को साथ में जो है रख लो। एथिक्स को अगर साथ में रख लो, उसके बाद तो आपकी लाइफ बड़ी सक्सेसफुल जो है आपकी हो जाती है। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो अपन कह रहे हैं कॉस्ट। तो भाई कॉस्ट की बात करें तो मुख्यतः कॉस्ट को क्लासिफाई जब करते हैं तो 3 ही कॉस्ट आती हैं। कॉस्ट को अगर क्लासिफाई करना है तो कैसी भी कॉस्ट हो, कितनी भी कॉस्ट हो, कॉस्ट को क्लासिफाई अगर हम करते हैं तो कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे 3 ही चीज़ें हैं। फर्स्ट इज मटीरियल, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज एक्सपेंस। सी फाउंडेशन अगर याद करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था, उस पर अब सारा आएंगे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो हमने कहा 3 चीज़ें, अब कोई भी कॉस्ट है 3 चीज़ों में क्लासिफाई कर लो, या तो मटेरियल है, या वो लेबर है, या वो एक्सपेंस है। मटेरियल का मतलब जिसे आप छू सकते हैं,
जिसे आप छू सकते हैं, वैसे तो इंसान को भी छू सकते हैं इंसान को छोड़कर, पर हमने कहा मटेरियल मतलब जैसे अगर ये बात करें मेरे को ये मैन्युफैक्चर करना है तो इस पर मटेरियल जो भी आपका है, जैसे प्लास्टिक लग रहा है, रबड़ लग रहा है, फॉर्म लग रही है, जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल आपका आता है उसको बोला मटेरियल। लेबर लोग और एक्सपेंस में मैं क्या कहूँगा, मे भी आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, रेंट आपका एक्सपेंस जो है आ जाता है। तो मुख्यतः हमने कॉस्ट को 3 चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंस। और उसकी अगर बात करें तो हमने कहा इनको 2 चीज़ों में अपन क्लासिफाई जो है करेंगे, इसको 2 चीज़ों में क्लासिफाई जो है अपने को करना है। हाँ जी, 2 चीजें कौन कौन सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बहुत ही बढ़िया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस पे अपने क्लासिफाई जो है अपने को करना है। लो जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कुल मिला के कॉस्ट 3 ही चीजों की होगी, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और उसमें हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो भाई लिख लो, हमने कहा डायरेक्ट किसको बोलेंगे, कह रहे विच इज डायरेक्टली associated, which is directly associated with the product or services, which is directly associated with the product or services। और इनडायरेक्ट हम किसको बोलेंगे, which assist in the production, which assist in the production and distribution, production and distribution of goods or rendering services। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा विच असिस्ट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है जी, तो वही आप चेक करें, हमने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने कहा डायरेक्ट कौन सा, जो डायरेक्टली लग रहा है, बिल्कुल डायरेक्टली एसोसिएटेड है। और इनडायरेक्ट क्या है, जरूरी है, सेकेंडरी है। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल की बात करें तो यहां पर मैंने आपको जो किताबें दी, ये मेरा क्या है, मटेरियल है। ये मेरा क्या है, मटेरियल। मैंने किताबें आपको डायरेक्टली दी, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। मैंने जो आपको किताबें डायरेक्टली दी है इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, आप इस प्रीमाइसेस में आए हो, इस प्रीमाइसेस को आने में हमने क्या किया, हर दिन सुबह झाड़ू पोछा होता है, तो मैंने ब्रूम स्टिक खरीदी है, झाड़ू पोछा मैंने फिनाइल खरीदी है कि क्लीन हो जाए, है तो ये भी मटेरियल, झाड़ू पोछा है तो मटेरियल। पर क्या मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूं एक एक झाड़ू, नहीं। तो ये क्या है, ये असिस्ट करती है मेरी सर्विसेज को देने में। तो मैंने कहा मटेरियल क्या है, जो आप समझ सकते हैं, मैंने कहा डायरेक्ट मटेरियल जो मैंने डायरेक्टली आपको दे रहा हूं, और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो जरूरत है असिस्ट जो है करती है। तो जब भी डायरेक्ट मटेरियल आए तो मैंने कहा जो किताबें मैंने आपको दी ये मेरा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। और झाड़ू पोछा ये जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, फिनाइल हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है आ जाता है। मैंने आपको एक आई कार्ड दिया, आई कार्ड मैं आपको दे रहा हूं, वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। हम आपको एक आई कार्ड दे रहे हैं, वो क्या है, डायरेक्ट
मटेरियल है, पर हमने एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा है। रजिस्टर भी क्या है? मटेरियल है। हमने एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा है जिसमें एम्प्लॉइज की अटेंडेंस होती है, कौन कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, इन टाइम आउट टाइम। तो वो मेरा मटेरियल क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो मटेरियल कागज है तो मटेरियल। अगर मैं रजिस्टर आपको दे रहा हूं, किताब दी, रजिस्टर दिया, वो क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। पर मैं एक रजिस्टर रख रहा हूं, वो क्या चीज के लिए है? अटेंडेंस रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो क्या हो जाएगा? मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल जो है आ जाएगा। कुछ बात समझ आती है? ठीक है, धीरे धीरे करके हम डीप में चलेंगे, पर फिलहाल अगर बात करें तो मटेरियल, मैंने कहा मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे ही लेबर, डायरेक्ट लेबर कौन सी होगी? जो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को बना रही है। तो जो वर्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या हो गए? डायरेक्ट। जो वर्कर पढ़ा रहा है, मैं क्या हूं? डायरेक्ट लेबर। जो डायरेक्टली आपको पढ़ा रहे हैं तो वो क्या है? डायरेक्ट लेबर। जो डायरेक्टली सर्विसेज दे रहे हैं, डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर। और हमारे यहाँ और भी लोग हैं, जैसे हमारी जो उधर टीम है, हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है, हमारी जो अकाउंटिंग की टीम है, हमारे जो यहाँ जो पर्सन खड़े हैं, जो बार बार आपको मॉनिटर करते रहते हैं, जो बार बार कई बार टोकते भी हैं, बेटा मोबाइल फ़ोन यूज़ जो है मत करें, तो वो सारे लोग क्या आपको डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं? नहीं, वो असिस्ट कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम, अकाउंट्स टीम, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टीम, हमारी सेल्स टीम, वो सारे भी हैं तो लेबर। तो जो डायरेक्टली आपको पढ़ा रहा है, डायरेक्ट लेबर। जो डायरेक्टली आपको पढ़ा नहीं रहा पर वो हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, रेंडरिंग में, इनको क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट लेबर जो है हमने कहा। ब्रॉडली थोड़ी थोड़ी बात समझ आती है? धीरे धीरे करके मैं बता रहा 150 घंटे लगेंगे, इसी पर मेरे को चर्चा करनी है। हर चैप्टर में यही चर्चा जो है करेंगे, कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। पर एक ब्रॉडली बात करें तो जो मटेरियल डायरेक्टली मैंने आपको दिया, जो मटेरियल डायरेक्टली मुझे आपको देने में ज़रूरत है वो डायरेक्ट मटेरियल, और जो मटेरियल हम खरीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू असिस्ट, जस्ट टू सपोर्ट दिस सिस्टम, इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, वो मेरा क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। जो लोग डायरेक्टली पढ़ाने में, प्रोडक्शन में आ रहे हैं वो क्या हो गए? डायरेक्ट लेबर। और जो असिस्ट कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट लेबर में आ गए। ऐसे ही एक्सपेंस, एक्सपेंस जो डायरेक्टली लग रहा है, जिसका एक एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूं आप सबका भी, और जो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं आप सबको एक की हमने प्रोवाइड करी है, एक सॉफ्टवेयर की है, एक सॉफ्टवेयर की है जिसके थ्रू ऑनलाइन आप क्लासेस जो है देख सकते हैं। तो जो ऑफलाइन आ रहे हैं आपको भी एक बैकअप की हमने दी हुई है, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे इस समय ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको हमने की दी थी जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होता है। अब ये जो की है ये सॉफ्टवेयर हमारा नहीं है, हमने एक कंपनी से ये सॉफ्टवेयर हमने लिया है और वो पर की हमसे पेमेंट लेते हैं। पर की पेमेंट जो है जाती है, तो हर की हम उनको पेमेंट जो है देनी पड़ती है। तो वो ये क्या है? क्या ये मटेरियल है? उन्होंने मुझे मटेरियल कुछ नहीं दिया। क्या ये लेबर है? नहीं, वो हमें कुछ सर्विसेज दे रहे हैं और वो उसके बदले हमसे पर स्टूडेंट चार्ज करते हैं। पर स्टूडेंट हमसे चार्ज कर रहे हैं तो मेरा क्या है? खर्चा है। क्या मैंने आपको कुछ मटेरियल दिया? मटेरियल तो कुछ भी नहीं। क्या मैंने लेबर दी? नहीं। एक आपको मैंने की, एक नंबर आपको दिया, आपने एक्टिवेट करा, आपका काम हो गया। उस एक्टिवेशन के हमसे पैसे ले रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या है? खर्चा। तो ये मेरा क्या हो गया? खर्चा। मैं इसको छू तो सकता नहीं, एक्टिवेशन नंबर क्या है, बस एक खर्चा जो है हो गया। और ये खर्चा डायरेक्टली एक एक बच्चे पर हो रहा है, डायरेक्टली एक एक बच्चे पर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट खर्चा। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट खर्चा। इतनी बात क्लियर है। और अब प्रीमाइसेस का रेंट, ये जो प्रीमाइसेस का रेंट है क्या ये एक एक बच्चे पर हो रहा है? हमने कहा नहीं। तो मैंने कहा मेरे को अब एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मेरे को एक प्रीमाइसेस चाहिए और उसका एक कॉमन खर्चा है। इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट खर्चा जो है हम इसको कह रहे हैं। इनडायरेक्ट खर्चा कह रहे हैं। हमने कहा जो बिजली है, बिजली जो आ रही है वो क्या? एक कॉमन खर्चा है। मैं पर स्टूडेंट तो नहीं कह सकता। क्लास में एक बच्चा बैठा हो या 100 बच्चे बैठे हो या 500 बच्चे बैठे हो, बिजली तो इतनी ही यूज होगी। तो मैं ये नहीं कह सकता पर बच्चे के हिसाब से। ऐसा तो नहीं है ना कि हर बच्चे के ऊपर एक एक लाइट हमने लगा रखी है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पर स्टूडेंट नहीं है ये तो एक कॉमन खर्चा जो है आ रहा है, एक कॉमन खर्चा आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हमने कहा जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है हम कह रहे हैं। कुछ कुछ बात समझ आई, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने कॉस्ट 3 चीजों में चलती है, कौन कौन सी, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और हमने कहा इसको क्लासिफाई करें 2 चीजों में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा हुआ, जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पर लग रहा है, डायरेक्टली लग रहा है, जो हमें दिख रहा है। एक तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या है, सेकेंडरी, सपोर्ट कर रहा है, लग तो रहा, जरूरत तो है, बिल्डिंग ही नहीं होती तो वो सपोर्ट तो कर रहा है, पर जो डायरेक्टली लगता है उसको डायरेक्टली, बाकी सब वो क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है हम कह देते हैं। ठीक है जी, तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मान लो अब ये कैलकुलेटर है, मान लेते हैं कैलकुलेटर है, अब जो कंपनी, एक कैसियो कंपनी कैलकुलेटर बना रही है, तो इस पर डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा, जो डायरेक्टली इस पर लगा। इस पर क्या क्या लगा, ये प्लास्टिक है, ये शायद एक ग्लास है, प्लास्टिक ही होगा। उसके बाद ये जो रबड़ के जो बटन्स हैं, पीछे नट बोल्ट लगे हुए, अंदर जो चिप बोर्ड है, इस पर जो लगा, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। इस पर जो डायरेक्टली लगा वो डायरेक्ट मटेरियल है। पर अब इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए और भी चाहिए होगा, एक मशीन चाहिए होगी जिससे बन रहा होगा, तो मशीन की डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा अब ये जिस फैक्ट्री में लगा होगा उस पे झाड़ू पोछा किया होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है आ जाएगा। ठीक है जी, तो वही आप सोच के बताएं। अब मैंने कहा ये इस पे जो डायरेक्ट मेरा लग रहा है डायरेक्ट मटेरियल ये आया, झाड़ू पोछा बस मान के चलो वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। हमने कहा इस पर जो वर्कर जो बना रहा है, डायरेक्टली बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट उस फैक्ट्री का जो चौकीदार है, एक चौकीदार होगा, सुपरवाइजर होगा, अंदर कोई अकाउंट्स का पर्सन होगा, सेल्स का बंदा होगा, वो सब क्या है, इनडायरेक्ट में जो है आ जाएंगे। अगर कंपनी का डायरेक्टर है जो पॉलिसी बना रहा है, वो सब इनडायरेक्ट में आ गए। जो डायरेक्टली इसको बना रहा है वो डायरेक्ट लेबर, जो इसको डायरेक्टली नहीं बना रहा, इनडायरेक्ट लेबर जो है आ गया। ऐसे ही एक्सपेंस, इस पर कोई कई बार क्या होता है, ये कंपनी ने क्या दी, फ्रेंचाइजी दे रखी है। कंपनी आजकल फ्रेंचाइजी देती है, तो ये कंपनी ने फ्रेंचाइजी मान लो मुझे दी, मुझे फ्रेंचाइजी दी कि सर आप चाहो तो कैसियो के कैलकुलेटर बनाने शुरू कर दो। और कैसियो कंपनी क्या कह रही है, हम आपको बनाना सिखाएंगे, क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, और जो कैलकुलेटर बनाओगे हर कैलकुलेटर पर आपको 20 रुपए कैसियो कंपनी कह रही है उनको देने पड़ेंगे एज रॉयल्टी। वो कह रहे हैं सर हम आपको कैसियो कंपनी का प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं, आप बनाओ, बेचो, हमारे नाम से आप बेचना शुरू करो, पर आप हर कैलकुलेटर पर मुझे क्या दोगे, 20 रुपए दोगे। वो मेरा क्या है, सीधा सीधा खर्चा, सीधा से मतलब डायरेक्ट खर्चा है इसको बनाने का। तो इसको बनाने का डायरेक्ट खर्चा मेरा क्या हो गया, रॉयल्टी। रॉयल्टी मेरा क्या है, डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है आया। और वो जो डेप्रिसिएशन है, बिजली है, पानी है, वो सब क्या हो गया, हमने कहा वो मेरा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है आ जाता है। ठीक है जी, आराम से चेक करें। लो जी, इनको माइक जो है दी, हाँ नहीं माइक बोलेंगे तो ऑनलाइन सबको सुन पाएगा, तो यहाँ पे जो बातें होती है माइक में जो है चलती है। हाँ जल्दी से इनको माइक जो है दी। हाँ जी सर, हाँ हेलो हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि यदि प्रोडक्शन हो रहा है और बिजली की जो यूज हो रही है डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो डायरेक्ट खर्चा में आएगा या इनडायरेक्ट खर्चा में? हाँ जी, बिजली जो यूज़ हो रही है, बिजली जो यूज़ हो रही है, क्या वो डायरेक्ट माने या इनडायरेक्ट जो है माने? फिर मैं कहूँगा देखो बिजली, वही मैंने कहा देखो यूज़ तो हर चीज़ हो रही है, बिजली के बिना क्या काम हो सकता है, नहीं। पर क्या मैं ये कह सकता हूँ इस पर कितनी बिजली लगी, इस पर कितनी बिजली लगी, अगर मैं ये कैलकुलेट कर पाता हूँ डायरेक्टली तो मेरे को डायरेक्ट खर्चा है। पर मेरे का बिजली तो लग रही है, पूरे साल का कॉमन एक बिल आ रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इनडायरेक्ट जो है बोलूंगा। तो मैंने कहा जो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं, जैसे इसमें मैं कहता हूं कितना मटेरियल लगा है मैं बता सकता हूं, इस पर कितना मटेरियल लगा है मैं बता सकता हूं, तो डायरेक्ट है। पर बिजली क्या है, मैंने कहा बिजली तो सुबह समय लगानी शुरू कर दी। बिजली तो क्या होती है, जब मशीन हम ऑन कर देते हैं या जब फैक्ट्री शुरू हो गई तभी जनरेटर ऑन हो गया, बिजली तो शुरू हो गई। वर्कर 1 घंटे के बाद काम कर रहे हैं, बीच में जब इंटरवल होता है, लंच टाइम होता है, बिजली तब भी यूज हो रही है।
तो क्या डायरेक्टली मैंने कहा नहीं, वो सारा इनडायरेक्ट में जो है मेरा जाएगा। पर एट दिन है तो खर्चा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, मेरे को मैनेज तो सबको करना है। हम बिजली का बिल भी कैसे कम करेंगे सीखेंगे, सब कुछ अपने को जो है सीखना है। पर अभी मुख्यतः क्या है, जो डायरेक्टली इस पर लग रहा है, जो आप कैसे एक यूनिट पर निकाल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट खर्चा जो है कह देंगे। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ जाए। चलो जी, अभी ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम्हें किसी को कुछ पूछना हो, सारा मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है तो मेरे को थम्स अप देते जाओ, स्माइलीज जो है आप मेरे को देते जाओ कि पता चल जाए आप सब सुन पा रहे हैं। हाँ, बच्चा कह रहे सर जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में ब्रांड की कॉपी भी बिकती है, उनके लिए भी रॉयल्टी होता है कि नहीं होता? ब्रांड की कॉपी अगर आप इलीगल काम कर रहे हो, होता ना आजकल एप्पल के मतलब या किसी रीबॉक के आपके जूते बिक रहे, रीबॉक होता नहीं, तो क्या आप रीबॉक को रॉयल्टी दे रहे हो? नहीं, वो तो चोरी है, वो तो चोरी है। अगर चोरी होगी तो आपको पोयम याद करनी पड़ेगी, कौन सी? पोशंपा भी पोशंपा लाल किले में क्या हुआ, रीबॉक के जूते चुराए, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। उसकी बात नहीं कर रहे, पर रीबॉक कंपनी ने फ्रेंचाइजी दी है, ऐसा भी होता है। जैसे एप्पल की अगर बात करें, अगर आपको आइडिया हो, एप्पल कंपनी मोबाइल बनाती नहीं है, सब आउटसोर्स है। एप्पल कंपनी, एप्पल इनकॉर्पोरेशन मोबाइल फोन बनाती नहीं है, उनका काम रिसर्च डेवलपमेंट का है। वो कह रहे मैन्युफैक्चरिंग तो कोई भी कर लेगा, मैन्युफैक्चरिंग तो कोई भी करे, वो मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, खुद नहीं करती। और जितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है शायद उनके खुद के नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, बनवा रहे हैं और उनसे क्या ले रहे हैं, रॉयल्टी जो है ले रहे हैं। तो अगर रीबॉक कंपनी जूते बनवा रही है, लोगों को कह रहे हैं आप बनाना शुरू करें और आप हमें रीबॉक के पैसे जो है दे देना, वो क्या है, डायरेक्ट खर्चा जो है आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप ठीक चल रहा है। हाँ, ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं और कोई डाउट नहीं है, स्माइलीज आ गई हैं, थम्स अप जो है आ गए हैं, सारा मस्त जो है चल रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चलो और आगे बढ़े, तो भाई आराम आराम से चेक करते चले जाएं और खेल को और आगे बढ़ाते हैं। और हमने कहा अब जो इनडायरेक्ट खर्चा है, ये जो इनडायरेक्ट खर्चा है, ये सब फाउंडेशन में मैं आपका बेस तैयार कर चुका हूँ। इनडायरेक्ट खर्चा कहाँ कहाँ पर होता है? हाँ जी, इनडायरेक्ट खर्चा कहाँ पर होता है? 3 जगह पर हो सकता है। हाँ जी, 3 जगह पर इनडायरेक्ट खर्चा होता है। हाँ जी, कहाँ कहाँ पर? फैक्ट्री में, और कहाँ पर? ऑफिस में, और कहाँ पर? सेल्स में। तो जो फैक्ट्री का खर्चा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फैक्ट्री का बिजली पानी रेंट, ये माइंड में रखना, फैक्ट्री का बिजली पानी रेंट, ये मेरा जो है फैक्ट्री के चौकीदार की सैलरी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री में जो भी झाड़ू पोछा, फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी, और फैक्ट्री में बिजली पानी रेंट, ये सारा फैक्ट्री का खर्चा जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ऐसे ही ऑफिस एंड, स्पेलिंग बता देता हूं, अच्छा फिर से बता देता हूं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। फिर से, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट खर्चा, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट खर्चा। पहली बात खर्चा, और इनडायरेक्ट खर्चे 3 होंगे, कौन कौन सा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बताओ फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सीधी सी बात है। तो फैक्ट्री में 3 प्रकार के, तो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल झाड़ू पोछा, माइंड में रखना। फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर चौकीदार होगा, सुपरवाइजर होगा। फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिजली पानी रेंट। ऐसे ही ऑफिस ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस का झाड़ू पोछा, इनडायरेक्ट लेबर ऑफिस में तो सारे ही लेबर इनडायरेक्ट हैं। ऑफिस में ऑफिस में प्रोडक्शन तो नहीं हो रही, ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, जो बैठा है ऑफिस में तो जितने लोग बैठे हैं सारे इनडायरेक्ट हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा। और फैक्ट्री का बिजली पानी रेंट, ये यहां पर आ गया। और तीसरा क्या है?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसका मतलब शोरूम, शोरूम का ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा। शोरूम में इनडायरेक्ट खर्चा मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट लेबर कौन, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा, झाड़ू पोछा। इनडायरेक्ट लेबर, शोरूम में कोई क्या प्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा, सारी लेबर क्या है, इनडायरेक्ट। और एक्सपेंस, बिजली पानी रेंट। क्या ये बात क्लियर है? आराम से एक बार चेक कर लें। हमारा आज बेस तैयार हो रहा है, इस बेस के साथ सारे चैप्टर्स हमारे जो है टिके हुए हैं। ठीक है जी, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे जो है अपन बढ़ेंगे। तो भाई हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमें क्या सीखना है, कॉस्ट कैसे निकालनी है और कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो इसलिए पहले सबसे पहले डेफिनेशन कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ, वो नीचे नहीं देखना लाइक को, याद हो गया होना चाहिए। कॉस्ट क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन सा, एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल जो दिया, नोशनल आपको समझ आ गया। इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू, चाहे इनकर डायरेक्ट किया या एट्रीब्यूटेबल एलोकेट करा। बिजली का एलोकेट करें, अब सब एलोकेट करना है, एलोकेट टू अ स्पेसिफिक थिंग और स्पेसिफिक एक्टिविटी। किसी भी थिंग या एक्टिविटी हमने उस पर खर्चा जो है निकालना। दूसरा क्या है, कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप, लीडर कौन होगा, हमने कहा जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन या सर्विसेज क्या कर दे, लोवेस्ट कॉस्ट पर ले आए। इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी मेंटेन करनी है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी फिर कोई फायदा नहीं है। सस्ता सामान तो कोई भी ला सकता है, बेस्ट सामान सस्ते दाम पर लाना, इसकी नेगोशिएशन स्किल्स बढ़िया है, वो कॉस्ट लीडर जो है बनेगा। बढ़िया सामान सस्ते दाम पर जो ला सकता है वो कॉस्ट लीडर जो है आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आया कॉस्ट को अगर बात करें 3 भाग में डिवाइड करा। कॉस्ट हमेशा क्या होगी, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। इसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं होगी, या तो मटेरियल है या लेबर है या खर्चा है। इसको हमने 2 में क्लासिफाई करा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो इस प्रोडक्ट पर डायरेक्टली लग रहा है, डायरेक्ट कौन, जो मेरी सर्विसेज में डायरेक्टली जो है लग रहा है, जो मेरी सर्विसेज में डायरेक्टली लग रहा है या जो इस प्रोडक्शन में डायरेक्टली लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जांपल, इसमें डायरेक्ट मटेरियल कौन सा, जो इस पर डायरेक्टली लगा। क्या क्या डायरेक्ट लगा, इसमें जो भी मटेरियल लगा है ये डायरेक्ट मटेरियल। मेरे सर्विसेज में कौन कौन सा मटेरियल डायरेक्ट है, आपको आई कार्ड देना, आपको किताबें देना, आपके जब मॉक टेस्ट होते हैं क्वेश्चन पेपर देना, आंसर शीट देना, वो सब क्या है, डायरेक्ट पर स्टूडेंट मेरे को देना पड़ रहा है। जो डायरेक्ट मुझे पर स्टूडेंट देना होता है ये डायरेक्ट मटेरियल। मैं आपको किताबें दूंगा और मुझे आपको क्या देना है, क्वेश्चन पेपर आपको देने, क्या देना है, आंसर शीट जो है मुझे देनी है। तो ये मेरा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल जो है आया। प्रोडक्शन भी दिखा रहा हूँ, सर्विसेज दोनों क्लियर है। फिर आए, अब मेरा क्या है, अच्छा, और फिर मेरा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन सी होगी, जो डायरेक्टली इसकी प्रोडक्शन में लग रही है, जो डायरेक्टली इसी प्रोडक्शन में लग रही है। जितने भी लोग प्रोडक्शन करेंगे इसकी, वो सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट लेबर। मेरे सर्विस में जो डायरेक्टली, सर्विस क्या है, पढ़ाना, सर्विस क्या है, पढ़ाना, तो जो आपको पढ़ा रहा है वो क्या है, डायरेक्ट लेबर। दूसरा एक लेबर और है, आपके पेपर चेक होते हैं, आपके पेपर भी चेक होते हैं, वो भी हमारी सर्विस का पार्ट है, पढ़ाना, पेपर कंडक्ट कराना। तो हमारे जो पेपर चेक होते हैं उसमें भी आपकी जो टीम है, हमारे पास पूरी टीम चार्ट अकाउंटेंट की है, जो पर शीट हमसे पेमेंट जो है लेती है। ठीक है, हमारी पूरी टीम है अक्रॉस इंडिया, इंडिया में नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड बैठी है, टॉप के चार्ट अकाउंटेंट है जो आपके पेपर्स चेक करते हैं और उनको पेमेंट कैसे करते हैं, पर स्टूडेंट पेमेंट जो है करते हैं। तो वो लेबर है और पर स्टूडेंट हमसे पैसे जो है वो चार्ज करते हैं। तो एक लेबर आपके सामने जो आपको पढ़ा रहा है, कुछ लेबर बैकएंड पर है जो एक एक स्टूडेंट का पेपर जो है चेक करती है। ये सारे क्या हो गए, डायरेक्ट लेबर जो है हो गए। फिर आए डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरे केस में डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, पर स्टूडेंट कौन सा खर्चा कर रहे हैं, की का। मेरे केस में तो हम आपको पर स्टूडेंट एक की दे रहे हैं, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके केस में एज सच कुछ नहीं, पर हाँ अगर ये
कोई फ्रेंचाइजी अगर बना रहा हो और उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है आ जाएगा। ठीक है जी। और अब इनडायरेक्ट मटेरियल पर आ जाए। इनडायरेक्ट मटेरियल बस माइंड में झाड़ू पोछा, मेरे को अपनी प्रेमाइसेस में भी झाड़ू पोछा करवाना है, इनकी फैक्ट्री में भी झाड़ू पोछा जो है होगा। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर सारे ही आ गए, सिर्फ मेरे को छोड़ दो, वो जो पेपर चेक कर रहे हैं उनको छोड़ दो, बाकी सब जो भी झाड़ू पोछा कर रहे हैं वो भी एक लेबर है, चौकीदार है वो भी लेबर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अकाउंट्स टीम है, सारे जो भी लोग हैं वो सब क्या आ गए, इनडायरेक्ट लेबर में जो है आ गए। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बिजली पानी रेंट एक बार माइंड में जो है आप रख लें। ठीक है जी, कंफर्टेबल है। और इनडायरेक्ट 3 जगह पर होता है, एक है फैक्ट्री, एक है ऑफिस, एक है शोरूम। तीनों की जरूरत है, तीनों की जरूरत है, पर ये हम पर कैलकुलेटर नहीं बताते। मैंने कहा फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है तो फैक्ट्री का सारा खर्चा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये मेरा क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। जो ऑफिस में खर्चा हो रहा है ऑफिस ओवरहेड, जो शोरूम में खर्चा हो रहा है शोरूम ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड्स। कुछ कुछ बात समझ आ रही है, सारा मस्त चल रहा है। और आगे बढ़ जाएं, चलो जी अब खेल को थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ाते हैं। लो जी, मेरा नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे चैप्टर्स में होगा। जनरली बताऊं तो आज मेरा 10% कॉस्टिंग खत्म ही हो जाएगा। हाँ, मतलब मेन कंसेप्ट मुझे आज देना है, उसके बाद यही सेम हर चैप्टर में बार बार रिपीट जो है मुझे करना है। आज एक मेन टॉपिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। क्यों? इनिशियल लेवल पर आपकी एनर्जी हाई होती है, तो जितने मेन टॉपिक हैं पहले उसको पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे जो है बाकी टॉपिक्स पर जो है आ जाएंगे। तो लो जी, आज का लास्ट टॉपिक अपने को करना है। टॉपिक का नाम क्या है? ट्रीटमेंट of normal loss, treatment of normal loss, abnormal loss and abnormal gain। मेरे हर चैप्टर में आना है, मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड्स में, प्रोसेस में, हर जगह आना है। इसलिए आज मैं आपको वो टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ जो आपको अगर क्लियर हुआ, ये सारे चैप्टर्स में आना ही आना है। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। जिन बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ लिया है AS2 में हम ये चर्चा कर चुके हैं, तो अकाउंट्स के AS2 में चर्चा कर चुके हैं। पर जिन बच्चों ने भी अकाउंट्स नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसको जो है अपन पढ़ेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। तो भाई एक बार लिख लेते हैं क्या चीजें हैं, फिर समझेंगे। नॉर्मल लॉस लिखिए जी, कह रहे नॉर्मल लॉस इज नॉट treated as loss। नॉर्मल लॉस तो लॉस होता ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। नॉर्मल लॉस इज नॉट ट्रीटेड एज लॉस एज इट इज एक्सपेक्टेड। ये तो मुझे पहले से ही पता है ये नुकसान होगा ही होगा। इट इज एक्सपेक्टेड एज वेल एज एक्सेप्टेड। और एक्सेप्टेड है, मैं इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा रहा। एक्सेप्टेड टू इनकर। नॉर्मल लॉस, शब्द लॉस है पर ये लॉस होता नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, मान लो मुझे 1000 किताबें चाहिए, मान लो मुझे 1000 किताबें चाहिए, तो हम प्रिंटर को बोलते हैं 1000 किताबें प्रिंट कर दो। मुझे पहले से पता है 1000 किताबें जब भी वो देगा उसमें 4-5 किताबें तो प्रिंटिंग एरर होती हैं, क्योंकि बीच में एक आधी किताब में प्रिंटिंग एरर हो जाती। मुझे पहले से पता है 4-5 किताबें ऐसी हैं जिनके पेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब हज़ारों किताबें प्रिंट हो रही हैं, मोटी मोटी किताब हैं, तो कई बार क्या होता है एक आधा पेज आगे पीछे जो है हो जाते हैं। मुझे पहले से पता है 4-5 किताबों की जो बाइंडिंग है
वो ठीक नहीं होती। तो मैंने कहा पहले से मुझे पता है कि 1000 किताबें जब भी कहूँगा 4-5 किताबें ऐसी हैं जिनकी प्रिंटिंग में गड़बड़ होगी, 4-5 किताबें ऐसी होंगी जिनमें पेजेस ही मिसिंग होंगे, 4-5 किताबें ऐसी हैं पेज आगे पीछे जो है हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, 1000 किताबें वो जहाँ से आती हैं वो रिक्शा से भेजता है, वो रिक्शा से जो है ये किताबें जो है भेजता है, और किताबें वो नॉर्मली ओपन देता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि डब्बे में पैक करके देता हो, तो वो नॉर्मली रिक्शा में भेजता है। और इंडिया में रिक्शा साफ सुथरे होते नहीं, तो अगर रिक्शा है, रिक्शा में अगर किताबें पड़ी हैं तो नीचे की किताब हमेशा गंदी आती है, नीचे किताबें हमेशा गंदी होती है। मुझे पहले से पता है 10-12 किताबें वो बेकार आएगी, बच्चा कहता है सर पैसे दिए हमें तो अच्छी किताब दो, वो किताब नीचे खराब जो है आ जाती है। तो कुल मिला के मुझे पता है कि 50 किताबें मेरी खराब होंगी, 50 किताबें मेरी खराब जो है मान लीजिए होंगी। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। 1000 किताबें, और मान लो ये मेरे को 200 रुपये की एक किताब पड़ती है, 200 रुपये की मान लो मुझे ये किताब जो है पढ़ती है, 200 रुपये की मुझे कोई किताब जो है पढ़ रही है। मैं चाहूँ इन सब को अवॉइड कर तो सकता हूँ, चाहूँ तो इन सबको अवॉइड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि भाई रिक्शा वाले को कि भाई पूरी सफाई करके जो है लेकर आओ, या मैं चाहूँ तो क्या करूँ, बबल रैप, सुना होगा बबल रैप होता है, पूरा रैप करके करवा सकता हूँ, पर रैपिंग में 50,000 रुपये खर्चा होगा। अब मेरे को समझ आ रहा है, मैंने कहा 4 किताबें बचाने के चक्कर में मैंने कहा 5 किताबें मुझे बचानी है, मान लो 5 किताबें 200 रुपये के हिसाब से 1000 का नुकसान है, और अगर मैं पैकिंग कराऊं तो 50,000 रुपये लगेंगे, तो बताओ क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई 5 किताबें खराब हो रही होने दो, क्या ये बात समझ आती है। मैंने कहा भाई मेरे यहाँ पे प्रिंटिंग में इतना गड़बड़ हो रहा है, प्रिंटिंग में इतना मान लीजिए गड़बड़ हो रहा है, 15 किताबें मान लो प्रिंटिंग में गड़बड़ जो है हो रही है। ठीक है जी, मैंने कहा कितना नुकसान, 200 का। मैंने कहा 3,000 रुपये का नुकसान है। मार्केट में ऐसे भी धुलंधर प्रिंटर हैं, वो कह रहे हैं सर एक भी प्रिंटिंग खराब नहीं होगी, पर पैसे हम लेंगे 500 रुपये पर किताब के। ऐसे भी हैं सर हमारे पास बहुत बढ़िया मशीन है, बहुत बढ़िया मशीन है सर, एक भी प्रिंटिंग खराब नहीं होगी, एक भी किताब खराब नहीं होगी, पर सर क्वालिटी के पैसे हैं, हम तो 500 रुपये लेंगे। मैंने कहा अच्छा आप 300 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो 1000 किताब के, कितना हो गया जी, 3 लाख रुपये। मैंने कहा अच्छा 3 लाख रुपये खर्च करके मैं 3,000 बचाऊं, भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरी 10-15 किताब खराब होती हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है। इसलिए आप समझे, करना चाहूँ मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, पर ज़रूरत नहीं है। हमारा सब्जेक्ट वही है कॉस्टिंग। मैं 50,000 रुपये खर्च करके अगर 1000 रुपये बचा रहा हूँ कोई सेंस नहीं है। मैं 500 रुपये की किताब प्रिंट करवा लूँ जिसमें मेरी 15 किताबें बच जाएंगी, ऐसा सच कोई सेंस नहीं है। ये सब पढ़ेंगे, सब कंपेयर करेंगे, यही कंपेयर होता है। वेंडर ए के साथ इतना फायदा नुकसान, वेंडर बी के साथ इतना फायदा नुकसान, किस में फायदा है। कल को अगर वो कहता मैं 204 रुपये लूंगा तो शायद मैं उस पर आ जाता, वो डिपेंड सारा जो है करेगा। पर अब इस बात को समझें, मेरे को पता है इससे बेटर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इससे बेटर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैंने सोचा 1000 किताबें मैं अपने इसी वेंडर से जो है प्रिंट कराऊंगा। इसलिए अब मेरे को पहले से पता है 1000 किताबें अगर प्रिंट कराऊंगा तो 50 किताबें खराब होंगी। तो मुझे बताओ मुझे कितनी किताबें चाहिए, 1000, तो मैं कितनी प्रिंट कराऊं, 1050। मैंने कहा ठीक है जी, तो मैं हमेशा ऑर्डर ही कितना करता हूँ, 1050। मैं ऑर्डर कितना कर रहा हूँ, 1050। मैंने कहा 1050 ऑर्डर करूँगा, मेरी जेब से कितने रुपए जाएंगे, 200 रुपये। तो मैंने कहा जी 1050 अगर मैं करूँ इनटू में 200 कितना हो गया, 2,10,000। तो मैंने कितना हो गया जी, 2,10,000। क्या ये बात समझ आई। और मेरी जेब में कितनी, जेब में तो नहीं मतलब मेरी प्रेमाइसिस में कितनी किताबें आएंगी। अब जेब में तो किताब नहीं रखूंगा ना, मेरे हाथ में या मेरे प्रेमाइसिस में कितनी किताबें आएंगी। मैंने कहा जी 1000। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं डिवाइड करूं 1000 से तो मेरे को किताब कितने की पड़ गई, 210 की पड़ गई बस। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको लॉस नहीं मान रहा, मैं तो मान के चलता हूं मेरी 1000 किताबों की कॉस्टिंग 210 के हिसाब से है। मेरी 1000 की कॉस्टिंग 210 के हिसाब से, मैं ये कभी नहीं कह रहा मैंने 1050 कराई।
मैं तो कहता हूं जी 1000 ही किताबें प्रिंट करा रहा हूं, मेरे को पड़ती 210 के हिसाब से। वो वेंडर कहता है 200 रुपए, पर 200 पड़ती नहीं है, वो 200 पड़ती नहीं है, पड़ती मेरे को 210 के हिसाब से है। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा कहने को 1050 किताबें कराई, पर मुझे पता ये तो नॉर्मल सी बात है, ये मेरे को पहले से ही एक्सपेक्टेड है, ये मेरे को पहले से ही एक्सपेक्टेड है। क्यों? मुझे पता है मेरे वेंडर से ये 50 किताबें खराब होंगी। मैं दूसरा वेंडर क्यों नहीं ले रहा? वो तो भाई 500 की किताब दे रहा है, मैंने कहा 210 ही ठीक है, तभी तो कंपेयर कर रहा हूं। इस वेंडर से कराऊंगा तो 210 की पड़ती है, किसी और से कराऊंगा तो 500 की पड़ती है, मैं 210 में ही खुश हूं। और अगर ये वाला वेंडर 204 रुपए में दे रहा होता, मैं पक्का पक्का इस वेंडर को छोड़ चुका होता। ठीक है, पक्का पक्का इस वेंडर को छोड़ चुका होता। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा नॉर्मल लॉस, ये जो 50 किताबों का नुकसान है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज लॉस। मैं इसको नुकसान बोलता ही नहीं, इसको मैं नुकसान बोलता ही नहीं। एज इट इज एक्सपेक्टेड, मुझे पता है ये मेरे वेंडर से 50 किताबें खराब होंगी, ये रिक्शे वाले की वजह से मेरी किताबें खराब होंगी, एज वेल एज एक्सेप्टेड। और मैंने इस बात को, सच्चाई को एक्सेप्ट कर रखा है, मैंने सारी एनालिसिस कर ली है। इससे बेटर मेरे पास वेंडर नहीं है, इससे बेटर मेरे पास वेंडर नहीं है। एक्सेप्टेड टू इंकर, तो मुझे पता है ये मेरी कॉस्ट इंकर होगी ही होगी। और आगे लिख लें, हाँ जी, और आगे लिखें इट इज देयर फोर। लो जी, तो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं और लिखें, कह रहे इट इज देयर फोर, इसलिए इट इज देयर फोर एडजस्टेड, इट इज देयर फोर एडजस्टेड इन कॉस्ट। वो जो 50 किताबों पर खर्चा है, मैं कॉस्ट में ही एडजस्ट कर देता हूं, टू कंप्यूट रिवाइज्ड प्राइस, टू कंप्यूट रिवाइज्ड प्राइस। तो मैं अपना प्राइस रिवाइज जो है कर लेता हूं। मैं क्या बोलूंगा, 200 की किताब नहीं है, कितनी किताब है, 210 रुपए की। ठीक है, तो जो समझाए वही लिखवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं एक्स परचेज्ड 1050 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹200 ईच। तो जो एग्जाम्पल समझाया अभी वही आपको लिखवा देता हूं। एक्स परचेज 1050 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹200 ईच। कह रहे हैं नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना मान रहे हैं, 50 यूनिट। मुझे पता है 50 किताबें तो नुकसान होगी ही होगी, 50 किताबें तो नुकसान होगी होगी। तो मुझे बता सकते हो टोटल कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट कितनी? हमने कहा जी 1050 इंटू में 200 कितनी आई जी, 2,10,000। तो मैं क्या मान रहा हूं, 2,10,000 का मेरा खर्चा होगा। इसको बोल देते हैं गुड यूनिट्स। और कहने को 1050 यूनिट थे, पर मुझे पहले से पता है 50 तो बर्बाद है। आइडली आने तो कितने चाहिए, 1000 यूनिट्स। आने तो कितने चाहिए, 1000 यूनिट। तो मुझे बता सकते हो रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हाँ जी, रिवाइज कॉस्ट। तो मैं बस ये कह रहा हूं, मैंने कहा सर 2,10,000 रुपये खर्च करके 1000 यूनिट ही आती हैं, तो 210 रुपये पर यूनिट पड़ेगा। 210 रुपये पर यूनिट जो है अपना पड़ेगा। मैं लॉस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये मान रहा हूं 1000 यूनिट ही मंगवाए थे, उसका खर्चा कितना हुआ, 2,10,000। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक है जी, चलो और फिर आगे लिखें नेक्स्ट। एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन।
एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड नहीं था, एबनॉर्मल सिचुएशन एक जो है आ गई, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन दोनों बातें हो सकती हैं। तो लिखिए इट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैं तो 50 यूनिट एक्सपेक्ट कर रहे थे खराब होंगे, पर ये कुछ ऐसा इवेंट है जो मैंने एक्सपेक्ट कभी भी जो है नहीं करा था। इट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड देयरफॉर इट्स अमाउंट, मैंने सोचा था 1050 यूनिट खरीदूंगा, 50 का नुकसान होगा, 1000 यूनिट तो आ जाएंगी। पर इस बार क्या हुआ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हुआ, पेन नहीं होगा, मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया, आखिर ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, एक्सीडेंट इमेजिन करो, ठीक है, वो बहुत इमोशनल हो गया है, कोई मरा नहीं है, ठीक है, मैंने कहा किताबें का नुकसान हुआ है, वो इतने में ऐसा हो गया था, ओहो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, 1000 किताबें आनी थी, पर मान लो 980 किताबें आई, आ जाओ, ठीक है, बाद में बात करना, ठीक है, 1000 किताबें आनी थी, इस बार 980 किताबें आई, 20 किताबें और खराब जो है हो गई, 20 किताबें चोरी हो गई। अब ठीक है, वो एक्सीडेंट लेके बड़ा इमोशनल हो गया था, ठीक है, हाँ पानी पिलाओ उसको, ठीक है, चलो, तो 20 किताबें ऐसे मान लो चोरी हो गई या कुछ हो गया, भाई 20 किताबें जो हैं आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कीचड़ में गिर गई, कुछ भी हुआ, 20 किताबें और नुकसान हो गई। तो मैंने कहा ये तो मेरा नुकसान है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरा नुकसान है। तो मैंने कहा ये तो नुकसान है, और ये नुकसान कहाँ जाएगा, P&L में। तो मैंने खर्चा करके क्या मान के चल रहा था, 1000 किताबें आएंगी, 1000 तक तो मान के चल रहा था, किताबें कम आई, तो ये मेरा क्या है, नुकसान है, ये मेरा कहाँ जाएगा, P&L में, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, वो सारी चीज़ें जो है आ जाएंगी। और ऐसे ही सोचा तो था 50 किताबें खराब होंगी, ये भी तो हो सकता है इस बार 1010 आ गई, रिक्शा वाला खुद ही बड़ा साफ सुथरा लेकर जो है आ गया, हो सकता है इस बार, हो सकता है कि इस बार प्रिंटिंग इतनी अच्छी हुई, एक भी प्रिंटिंग खराब नहीं हुई, हो सकता है सारी बाइंडिंग बिल्कुल सही होगी, तो इस बार किताब एक्स्ट्रा ही आ गई, तो ये मेरा क्या हो गया, गेन। मैं तो उम्मीद करके नहीं बैठा था, मैं तो 1000 में 10 एक्स्ट्रा ही आ गई, मैंने कहा मेरा फायदा हो गया, ये कहाँ जाएगा, P&L में जो है चला जाएगा, ठीक है जी, कुछ को बात समझ आती है। तो मैंने कहा 1000 तक तो मैं सोच कर, अगर कम हुई एबनॉर्मल लॉस है, एक्स्ट्रा ही आ गई, एबनॉर्मल गेन जो है मेरा आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, इट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड देयरफॉर इट्स अमाउंट इज कंप्यूटेड, its amount is computed and taken to P&L and taken to P&L। लो जी, तो भाई चेक करें, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी चेक करें, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं, वही सेम लिखवा रहा हूँ, एक्स परचेज, एग्जाम्पल नंबर 2। तो भाई चेक करें, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहे हैं एक्स परचेज्ड 1050 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹200 ईच। एक्स ने 1050 यूनिट खरीदा 200 रुपये के हिसाब से। नॉर्मल लॉस कितना, 50 यूनिट। तो 50 तो मान कर चल रहा था, तो मेरे माइंड में तो क्या आता, मैंने खरीदा ही 1000 है, बस ये मैंने खरीदा ही 1000 है, मैं तो 1000 के पैसे देने की बात जो है करी थी। अब आगे लिखो, एक्चुअल यूनिट्स रिसीव्ड, एक्चुअल यूनिट रिसीव्ड, और 2 केसेस दोनों ही कर लेते हैं, केस ए केस बी। और इस बार कितने यूनिट आए, 980 यूनिट। अभी जो ऊपर कहा वही लिखवा रहा हूं, या केस बी 1010 यूनिट।
ठीक है जी। तो भाई आराम से अब चेक करो। तो मैंने कहा कितना मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ, कितना मेरा एबनॉर्मल गेन है, क्या आप निकाल कर बता सकते हो? तो पहले तो क्या करना है, पहले तो मेरे को पड़ता कितने का था, मैंने वही किया, टोटल कॉस्ट। मैंने जी 1050 यूनिट खरीदे 200 के हिसाब से, मेरी जेब से कितना खर्च हुआ, 2,10,000। मैंने कहा जी गुड यूनिट, गुड एक्सपेक्टेड यूनिट, कितने यूनिट आने थे, 1000। तो मैं तो 1000 के हिसाब से माइंड में लेके चल रहा था कि 1000 की परचेजिंग करी है। तो भाई इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, तो वो कितना आ गया, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये कितना हो गया जी, 210 पर यूनिट। इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। मैंने कहा मेरे को किताब कितने की पड़ेगी, 210 की पड़ेगी, ये माइंड में था। मैं पहले से ही मान के चलता हूँ मुझे 1000 किताबें ही खरीदनी थी, खरीदी मैंने 1050 है, पर माइंड में कैलकुलेशन 1000 से ही लेकर चल रहा था। ये बात क्लियर है? और अब केस 1 में, हाँ जी केस ए में अब मुझे बताओ 1000 किताबें आनी थी, आई कितनी, 980। तो बताओ गेन हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ। मैंने कहा एब नॉर्मल लॉस कितना जी, मैंने कहा 1000 किताबें आनी थी, 980 आई, कितनी किताबें नहीं आई, 20 यूनिट कम आए हैं, ये मेरा नुकसान है, ये तो मेरा नुकसान है। और बताओ जी अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, अब मुझे बताओ अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कितने रुपए का नुकसान हो गया। मैंने कहा एक किताब कितने की पड़ती है मेरे को, 210 की, 20 किताबें खराब हो गई, बताओ कितना, 4,200। तो मैंने कहा जी मेरा इस बार 4,200 का नुकसान हो गया, इस बार मेरा 4,200 का नुकसान जो है ये मेरा हो गया। क्या ये बात समझ आती है? मैंने कहा मेरे को 210 की किताब पढ़ती थी, 1000 किताबें आनी थी और मेरी 20 किताबें कम आई हैं, ये मेरा नुकसान है, कहाँ पर जाएगा, पीएनएल में लेकर चला जाऊंगा। और ऐसी बताओ केस बी, 1000 आनी थी, 10 एक्स्ट्रा ही आ गई, ये मेरा क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितना, 1010 माइनस 1000, मैंने कहा 10 यूनिट एक्स्ट्रा ही आ गया, 10 यूनिट एक्स्ट्रा ही मेरे पास आ गई। तो बताओ जी अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन, तो मुझे कितने रुपए का फायदा हो गया। तो मैंने कहा भी छोटी सी बात है, एक किताब कितने रुपए की पड़ती है, 210 की, तो 210 की 10 किताबें मेरे पास फ्री में ही आ गई। तो बताओ जी कितना फायदा, 2100 रुपये का फायदा जो है हो गया। क्या ये बात ठीक चल रही है? इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक है जी, आई होप सारी बात ठीक चल रही है। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक है, सब ठीक है। ऐसे ही बस लास्ट और कर लो, इसी में करें जी ट्रीटमेंट। अब आप सोचना, अब आप सोचना, कंसेप्ट को डेवलप करना, ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप, ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। अब आप एक बार कोशिश करें कि आप सोचना, ये जो किताबें खराब होती हैं, ये जो किताबें खराब होती हैं, आराम से एक बार सोचना, भाई मैं 1050 किताबें खरीदता हूँ, 200 रुपये की आती हैं, उसमें 50 किताबें खराब होती हैं। खराब क्या हुआ इसमें? प्रिंटिंग खराब थी, बाइंडिंग खराब थी, थोड़ी सी गंदी थी। मुझे बताओ इस 50 किताब का मैं करूँगा क्या? आप तो लेने से मना कर दोगे, रद्दी वाले को दूंगा, रद्दी वाले को मैं दूंगा, ये बात क्लियर है। रद्दी वाला मेरे को इसके 10 रुपये पर किताब दे देता है, रद्दी वाला इसके मेरे को 10 रुपये किताब दे रहा है,
तो मेरी जेब में कितने रुपए आ गए? 500 रुपये। इसका क्या करना है? कॉस्ट में से माइनस करूं या इसको प्रॉफिट दिखाऊं? हाँ जी, कितने करें? कॉस्ट से माइनस करें। बात बिल्कुल क्लियर है भाई, छोटी सी बात है। मैं फिर क्या कह रहा हूं, मेरे माइंड में बड़ा क्लियर है कि मैं इतने पैसे खर्च करूंगा, 1050 किताबों में 200 खर्च करूंगा, 2,10,000 रुपये खर्चा है। मेरे को ये भी तो पता है 500 की कमाई है, तो मैं कहूँगा 500 रुपये तो मेरे को रद्दी के मिलेंगे, 500 रद्दी के मिलेंगे, तो मेरी जेब से जाएगा कितना? ये 2,09,500। मैंने कहा मेरी जेब से कितना जाएगा? 2,09,500 के मेरे को 1000 किताबें मिलेंगी। तो मैं जब कह रहा हूँ 200 का मेरा खर्चा है, तो 10 रुपए की आमदनी भी तो है। तो मैं कहा नेट मुझे पता है कि किस हिसाब से आएगा। तो मैंने कहा भाई मैं जेब से कितना जाएगा? 2,10,000, जिसमें मुझे पहले से पता है 50 किताबें खराब होंगी, उसके रद्दी के पैसे मिलेंगे। तो मेरी जेब से प्रैक्टिकली कितना जाना है? 2,09,500। कितनी किताबें मिलेंगी? 1000 किताबें। मैं वही कहना, मैं कहूँ रद्दी की किताबें हैं, तो ना तो मैं नुकसान मान रहा और इसमें जो पैसा आएगा उसको मैं कमाई भी नहीं मान रहा। मैंने कहा नेट मेरी जेब से कितना जाएगा? कितना? 2,09,500। इतनी बात क्लियर है? ऐसे ही अब इस बार किताबें और खराब हुई, सोच लेना, और या किताबें कम खराब हुई, क्या होगा? आज का लास्ट टॉपिक 2-4 मिनट बस और लिख लेते हैं। बात आपको क्लियर है? इसको कर लेते हैं। बहुत मेजर टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं। ये टॉपिक सारे चैप्टर्स में जो है आना है। ये टॉपिक अपने आप में मान के चलिए कॉस्टिंग का 10% सिलेबस जो है ये रखता है। ये टॉपिक समझ आ गया, कई सवाल आपकी आज की क्लास में ही जो है हो गए। मेरी एक एक क्लास आपको बहुत नंबर जो है देगी। तो लिखिए, कह रहे हैं दी स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। वो जो 50 किताबें खराब हो रही हैं, वो जो नॉर्मल लॉस है, क्या करना है? इज एडजस्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, इज एडजस्टेड फ्रॉम द कॉस्ट टू कंप्यूट द इफेक्टिव कॉस्ट, to compute the effective cost of good units। तो हम तो यही काम करेंगे कि जो 500 रुपये की रद्दी आ रही है, मैं अपनी कॉस्ट से माइनस करके फिर निकालूंगा 1000 रुपये में कितने रुपए का मेरी किताब पड़ती है। पहली बात ये, अब ध्यान से बताना। ऐसे ही स्क्रैप वैल्यू ऑफ, बता तो सकते ही हो, एबनॉर्मल लॉस। अब मुझे ही सेम बताओ, मेरे को लगता है बहुत इजी है। सेम सवाल, मेरा नुकसान कितना हुआ? 4200 का, पर इसमें से 20 यूनिट की जो किताब है करूंगा क्या? रद्दी में ही बेचूंगा। कितने रुपए की है? 10 रुपये। 200 रुपये आए, इसका क्या करना है? इसी में से माइनस कर दो। तो मेरा नेट नुकसान कितना हुआ? 4000 का। नेट नुकसान कितना हुआ? 4000 का। मैंने कहा जी मेरी 20 किताबें खराब हुई, उसमें नुकसान कितना? 4200 का नुकसान तो हुआ, उसमें से रद्दी का पैसा भी निकल गया, तो नेट नुकसान कितना हुआ जी? 4000। ऐसे ही यहां बताओ, यहां बताओ 2100 का फायदा हुआ है ना? 10 किताबें आ गई, 2100 का फायदा हुआ। हाँ जी, अब क्या करना है? 2100 का फायदा हुआ, पर रद्दी का नुकसान हो गया। 2100 का फायदा हुआ, पर अब रद्दी तो नहीं बिकेगी। रद्दी कितनी नहीं बिकेगी? मैंने कहा 10 की 10, 100 रुपए की रद्दी नहीं बिकेगी, तो मेरा नेट फायदा कितना हुआ? 2000। नेट फायदा कितना हुआ? 2000। ठीक है, लॉजिकल सी बात है। तो मैंने कहा फ्री में आया, कहां तो समझो 50 की रद्दी बिकनी थी, पर क्योंकि इतना आया तो रद्दी तो मेरी 40 की बिकी। तो जहां मुझे 500 रुपए मिलने थे रद्दी के, अब रद्दी के 500 नहीं मिले, अब कितने मिले? 400 मिले। तो मेरे रद्दी का नुकसान हुआ, इसका फायदा हुआ, तो नेट नुकसान कितना हुआ? 2000। क्या ये बात क्लियर है? ठीक चल रहा है? तुम रद्दी को लेके इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? ठीक है, कह रहे रद्दी का ही फायदा हो गया। चलो, तो कह रहे थे स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड
एबनॉर्मल गेन। इस पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ बिजनेस माइंड आपको चलना है, क्या फायदा क्या नुकसान, ठीक है ना। ये मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, मतलब होना चाहिए, मतलब जैसे अकाउंट्स है वो क्लेरिकल है, यहाँ तो सारा कंसेप्चुअल है। अगर आपको बिजनेस करने का मन होना, कॉस्टिंग के साथ आपको प्यार हो जाना चाहिए। तो भाई कैन इट स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन इज, इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या करना है, इज एडजस्टेड, इज एडजस्टेड to the amount of, it adjusted to the amount of abnormal loss oblique gain। ऑनलाइन कह रहे हैं ऑल क्लियर, सब मस्त चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो जी कंफर्टेबल है तो आज का आखिरी सवाल कर लें, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 और कहें अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 2, जो अभी समझाया वही लिखवा रहा हूं। अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 2 स्क्रैप वैल्यू इज ₹10 पर यूनिट। अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 कौन सा, यही जो अभी हमने पढ़ा, केस ए केस बी, इसी में स्क्रैप वैल्यू कितनी है, ₹10 के हिसाब से। ठीक है जी, करें शुरू फटाफट से। तो लो जी चेक करके बताएं अब कैसे करना है। जो हमने ऊपर किया सारा खेल सेम जो है आएगा। पहले क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। बताओ जी, टोटल कॉस्ट हम कितने यूनिट खरीद रहे हैं, 1050। कितने यूनिट, कितने रुपए के हिसाब से, 200। कितना आया जी, 2,10,000। हमने कहा लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो मैं पहले से जो मेरी कैलकुलेशन थी वो ये थी, इसमें से 50 यूनिट खराब होंगे ₹10 के, तो मुझे 500 की रद्दी मिलेगी। तो मेरे माइंड में क्या था, नेट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 2,09,500। और मैंने कहा जी एक्सपेक्टेड गुड यूनिट्स, और माइंड में था इतना खर्चा करके 1000 यूनिट मेरे पास आ जाएंगे। माइंड में तो 1000 की बात चल रही थी, 1000 यूनिट आ जाएंगे। तो मैंने कहा इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। तो मैंने कहा जी 2,09,500 डिवाइड बाय 1000, कितने रुपए जी, मैंने कहा ₹209.50 की मेरे को किताब पड़ती है। ₹209.50 की मुझे किताब पड़ती है। इजी चल रहा है। और अब केस 1, केस ए, हमने कहा जी एबनॉर्मल लॉस हुआ। हमने कहा जी 1000 किताबें सोची थी, 980 आई, तो 20 किताबों का नुकसान हुआ, 20 किताबों का नुकसान हुआ। तो लो जी अब ध्यान से चेक करो, थोड़ा सा देख लो। तो मैंने कहा अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब ये 20 किताबें 209.50 के हिसाब से, ठीक है। तो 20 किताबें 209.50 के हिसाब से कितना पड़ रहा है जी, 4190। तो 4190 का मेरा नुकसान हुआ, 4190 का मेरा नुकसान हुआ, पर साथ ही साथ इसको मैं बेच भी दूंगा। तो लेस स्क्रैप वैल्यू। तो मैंने कहा 20 किताबें 10 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, 20 किताबें 10 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, कितना, 200। तो नेट लॉस, नेट लॉस कितना, 3990। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से 209.50 का पड़ना चाहिए था, उसके हिसाब से नुकसान, और 200 की रद्दी आ जाएगी, इतना नुकसान। और लास्ट केस बी,
एबनॉर्मल गेन। हमने कहा 1010 किताबें आ गई, आनी कितनी चाहिए थी 1000, तो 10 किताबें तो फ्री में आ गई, 10 किताबें तो फ्री में आ गई, तो हमने कहा जी अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन 10 किताबें इंटू 209.50, तो कितने की आ गई जी 2095। इतने का फायदा है, पर एक नुकसान भी हो गया, रद्दी नहीं बिकेगी, तो हमने कहा लेस स्क्रैप वैल्यू या लेस लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू। तो 10 किताबें 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए की रद्दी जो है नहीं बिकेगी। तो बताओ जी नेट गेन कितना हुआ, हाँ जी 1995। नेट गेन हमारा कितना हो गया जी 1995। ठीक है जी, आराम से चेक कर लें, इसमें किसी को कोई भी छोटा मोटा हल्का फुल्का चिन्ना मिन्ना डाउट हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं। चलो जी, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू, ओके टाटा बाय बाय।